वो फैटी इतना क्लमजी था कि जैसे ही उसने अपनी फैमिली सोर्ड को उठाकर ट्राई किया, उसी तलवार से खुद को ही घोंप लिया। किसी तरह उसकी जान बच गई, लेकिन उस हादसे के बाद उसके अंदर कुछ पूरी तरह बदल चुका था। जो लड़का हर वक्त खाते रहने वाला आलसी था, वो अचानक खाना छोड़ देता है और ट्रेनिंग शुरू कर देता है। पूरा दिन दौड़ना, ब्रेक्स में मैनाकोर पर काम करना और फिर दिन रात वुडन सोर्ड घुमाते रहना, बस यही उसकी जिंदगी बन जाती है। थकान को वो पूरी तरह इग्नोर कर देता है। इंस्ट्रक्टर जब रुकने को कहता है, तब भी वो नहीं सुनता। बारिश हो या ठंडी जमीन, वो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। उसके हाथों की स्किन घिस जाती है, खून बहने लगता है और आखिरकार वुडन सोर्ड टूट जाती है। सिर्फ 1 महीने में वो हर मूवमेंट को परफेक्शन तक शार्पन कर लेता है। अपने घायल हाथों को देखते हुए उसके चेहरे पर संतोष होता है, जैसे कुछ हासिल कर लिया हो। लेकिन इंसानी शरीर की भी एक लिमिट होती है। एक्सट्रीम एग्जॉस्शन के कारण वो बेहोश हो जाता है। फिर भी समय के साथ ट्रेनिंग जारी रहती है। धीरे धीरे उसका मोटापा गायब हो जाता है और एक दिन उसका सोर्ड मास्टर उसकी सोर्ड स्किल्स और माना टेक्निक्स देखकर सन्न रह जाता है। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस फैटी को इतना बदल दिया? असल वजह ये थी कि जिस सोर्ड से उसने खुद को स्टैब किया था, उसमें एक सोल बसी हुई थी और वो कोई नॉर्मल सोर्ड नहीं थी। ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जो रीइंकारनेट होकर सोर्ड बन गया था। सदियों तक उसे अनगिनत लेजेंड्स ने वील्ड किया, लेकिन उन सब में से सबसे गहरा बॉन्ड उसने सिर्फ एक इंसान के साथ शेयर किया, एक हीरो, लियोनबर्ग। लियोनबर्ग एक साधारण पेजेंट था, लेकिन शीयर ग्रिट और डिटर्मिनेशन के दम पर उसने सोर्ड सेंट का टाइटल हासिल किया। वही इंसान था जिसे सोर्ड ने दिल से अपना साथी माना। दोनों ने कॉन्टिनेंट्स क्रॉस किए, दशकों तक दुनिया को क्लेंस किया। फिर वो दिन आया जब उन्हें फाइनल बॉस का सामना करना पड़ा, व्हाइट ड्रैगन ऑफ द फ्रॉस्ट माउंटेन्स। वो सिल्वर स्केल्ड बीस्ट इतना विशाल था कि उसने लियोनबर्ग की सारी ताकत निचोड़ ली। किसी तरह ड्रैगन मारा गया, किंगडम में शांति लौटी और लियोनबर्ग को सॉवरेन बनने का अवसर मिला। लेकिन इस जीत की कीमत थी, दुनिया में दोबारा सनशाइन और रोजेस लौट आए और सदियों की लड़ाइयों के बाद सोर्ड को फाइनली रेस्ट दे दिया गया। तलवार लियोनबर्ग की ब्लड लाइन में पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती रही, लेकिन कोई भी सक्सेसर उस खालीपन को भर नहीं पाया जो उसके दिल में उसके पुराने साथी ने छोड़ा था। हर अगली जनरेशन के प्रिंस पहले से ज्यादा इनकॉम्पिटेंट निकलते गए और ये मीडियोक्रिटी अपने चरम पर पहुंची जब सोर्ड एक गुड फॉर नथिंग ओबीस यूथ के हाथों में पहुंची। जैसे ही फैट प्रिंस ने अपनी राइटफुल वेपन उठाई, सोर्ड अंदर से कांप उठी। ये पिग एक इल मैनर्ड ब्रैट था जिसे ब्लेड वील्ड करने की एबीसी तक नहीं आती थी। सोर्ड ने तुरंत स्टैट चेक रन किया। सिस्टम विंडो खुलती है। नेम एड्रियन लियनबर्ग, एज 16, ओबीस, 7-fold नर्व्ड, स्टैमिना ऑलमोस्ट 0 और ऊपर से माना सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। सरनेम लियनबर्ग होने के बावजूद उसके स्टैट्स एक सच्चे डिसेंडेंट जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सोर्ड को सीधा पकड़ने तक में स्ट्रगल करता है, सिर्फ बातें, कोई दम नहीं। सेंट हीरो का नाम चिल्लाते हुए वो पूरी ताकत से ब्लेड उठाकर हवा में इधर उधर स्विंग करने लगता है। सर्वेंट्स घबराकर इधर उधर भागते हैं, कहीं स्ट्रे हिट न लग जाए। मूर्खता तब चरम पर पहुंचती है जब वो खुद के पैरों में उलझकर गिर पड़ता है और शार्प ब्लेड सीधे उसके पेट की ओर मुड़ जाती है। कोई प्लॉट ट्विस्ट नहीं होता, वो सच में खुद ही अपनी तलवार से इम्पेल हो जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, लोग दौड़कर उसकी मदद करने आते हैं, लेकिन सोर्ड के लिए ये सबसे बुरा पल था। फिर भी शायद उसकी मौत इतनी बुरी नहीं थी। एड्रियन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे लियोनबर्ग का सच्चा वारिस साबित करे। टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन नहीं, सिर्फ एरोगेंस और ग्रीड। वो अपने फ्लॉज का एम्बॉडीमेंट था। सच कहें तो वो इंसान 7 डेडली सिंस का जीता जागता रूप था, चाहे लस्ट हो, लेजीनेस, ग्लटनी या ग्रीड। अगर वो सच में अगला सक्सेसर बन जाता तो राज करने के लिए कोई किंगडम बचती ही नहीं। लेकिन जिस क्लमजी मिस्टेक की वजह से वो खुद ही इम्पेल हो गया, वही गलती अब पूरे किंगडम की फेट बदलने वाली थी। जैसे ही उसका बॉडी सोललेस हुआ, सोर्ड ने उसी पल उस प्रिंस के शरीर को पोजेस कर लिया। सिर्फ कुछ ही दिनों में कास्टल का स्टाफ नोटिस करने लगता है कि लड़के की पर्सनैलिटी में अनप्रेसिडेंटेड ड्रास्टिक शिफ्ट आ चुका है। वो ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे अपनी कोई मेमोरीज याद ही नहीं। यहाँ तक कि वो उस मास्टर को भी पहचानने से मना कर देता है जिसने हमेशा उसकी नॉनसेंस झेली थी। जल्द ही किंग खुद चेंबर में अपने बेटे से मिलने आता है। एक नजर में ही सोर्ड को समझ आ जाता है कि यही उस ब्रैट का फादर है। उसे थोड़ी हैरानी होती है कि राजा अपने बेटे जितना पैथेटिक नहीं दिखता, लेकिन किंग को अपने बेटे का मैनर्स न होना काफी डिस्टर्बिंग लगता है, क्योंकि एड्रियन उसे ग्रीट तक नहीं करता। एड्रियन का टीचर बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, कहता है कि लड़का मेमोरी लॉस से गुजर रहा है। रॉयल नाइट्स शॉक्ड हो जाते हैं और तुरंत रॉयल फिजिशियंस को बुलाने का सुझाव देते हैं। जांच के बाद फिजिशियन बताता है कि दिमाग में कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, बल्कि ट्रॉमा या साइकोलॉजिकल शॉक की वजह से एमनीजिया हुआ है।
फिर भी किंग पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं लगता। एड्रियन दूर से ही उसकी स्केप्टिसिज्म महसूस कर सकता है। राजा साफ कह देता है कि पुराने क्राइम्स भूल जाने का दावा करने से वो अंडू नहीं हो जाएंगे। अगर मेमोरीज गई हैं तो लेसन्स भी गए हैं, मतलब वो लिटरली फिर से स्क्वायर वन पर आ चुके हैं। और ये सोचकर किंग को गुस्सा आता है। अपने बेटे को पैथेटिक कहकर राजा चेंबर छोड़ देता है। उधर एड्रियन यानी असल में उस बॉडी के अंदर मौजूद सोर्ड इस ट्रीटमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है। उसे समझ आने लगता है कि ये बच्चा कितना मेस्ड अप रहा होगा कि ऐसी रेप्यूटेशन बन गई। कम से कम एक इंसान ऐसा है जो उसे इंसान की तरह ट्रीट करता है, उसकी मदर। वो अपने यूजलेस बेटे से दिल से प्यार करती है। उसे तो ये सैक ऑफ पोटैटोज भी हैंडसम लगता है। माँ बस खुश है कि उसका बेटा जिंदा है। सोर्ड को उस पर सिर्फ पिटी आती है। वो ऐसे बेटे का शोक मना रही है जो असल में मर चुका है। रात ढलती है और माँ अपने कमरे में चली जाती है। उसकी खुशी देखकर सोर्ड को रियलिटी का एहसास होता है। उसने अपने ही दोस्त के डिसेंडेंट को मार दिया, जबकि उसका काम उन्हें प्रोटेक्ट करना था। लेकिन वो खुद को समझाता है कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा। अब कम से कम वो ओरिजिनल एड्रियन की फेलियर्स को ठीक कर सकता है। ये बॉडी मोटी है, वीक है और किसी काम की नहीं। पहला गोल साफ है, स्ट्रेंथ बनाना। वो पावर की परस्यूट शुरू करना चाहता है, माना हार्ट फॉर्ज करके। वो गहरी सांस लेता है, माना कॉन्सेंट्रेट करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। माना बस फिज हो जाती है। वो फिर कोशिश करता है पूरी ताकत लगाकर, लेकिन फिर भी फेल। तब उसे समझ आता है ये बॉडी पूरी तरह ब्रोकन है। वो डिस्पेयर में डूब ही रहा होता है कि तभी एक सर्वेंट आती है, क्वीन की तरफ से भेजा गया टॉनिक लेकर। टॉनिक भले टेस्ट में बेकार हो, लेकिन इनकॉम्पिटेंट बॉडी के लिए काफी पोटेंट है। मेड डर रही होती है क्योंकि पहले एड्रियन ने इसे पीकर वायलेंट रिएक्शन दिया था, लेकिन इस बार एड्रियन तुरंत समझ जाता है कि ये लिक्विड मैना से एनरिच्ड है। बिना सोचे वो कप छीनकर पूरा टॉनिक एक सांस में पी जाता है। मेड शॉक हो जाती है। उसके जाते ही एड्रियन फिर से अपने हाथों में मैना कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, इस बार उम्मीद के साथ। खुशकिस्मती से जो टॉनिक उसने पिया था वो कोई होक्स नहीं निकला। भले ही वो अभी भी बहुत कम माना कंसोलिडेट कर पा रहा था, फिर भी उसने एक्सपेरिमेंट जारी रखने का फैसला किया। वो तुरंत उसी मेड के पीछे भागा जिसने उसे टॉनिक दिया था और उससे और मांग लिया। कुछ दिन बीते और एड्रियन के चबी चेहरे पर आई ग्रीडी ग्रिन इस बात का सबूत थी कि उसने आखिरकार मैना हार्ट बना लिया है। उसके लिए मैना हार्ट बनाना नॉर्मली चाइल्ड्स प्ले होता अगर ये बॉडी उसकी पुरानी ना होती, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने एक वेरिएबल कंसिडर ही नहीं किया। जैसे ही माना उसके हार्ट में इग्नाइट हुई, असहनीय दर्द शुरू हो गया। अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे आग लग गई हो। चेस्ट किसी भी पल फट जाएगी। माना हार्ट बनाना हमेशा पेनफुल होता है, और अगर वो इस दर्द में बेहोश हो गया तो सीधा डूम। वो पूरी ताकत से कॉन्सेंट्रेट करता है, खुद को माना के फ्लो में डुबो देता है। आखिरकार वो सबसे ग्रूलिंग स्टेज पार कर लेता है। उसे खुद पर गर्व होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने मैना हार्ट बना लिया, बल्कि इसलिए कि ये मैना हार्ट अब उसका खुद का है। पिछली जिंदगी में वो दूसरों को मोनो हार्ट वील्ड करने में मदद करता था, लेकिन इस बार रोल बदल चुका है। मोना हार्ट कंप्लीट होते ही उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिलती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले वो अपने वील्डर्स को देता था। एक विंडो खुलती है, फिर एक के बाद एक कई अलर्ट्स आने लगते हैं। शॉक में उसे पता चलता है कि उसकी वीक बॉडी अभी भी मोना हार्ट की फुल पोटेंशियल हैंडल नहीं कर सकती। फिलहाल उसे सिर्फ 2 अथॉरिटीज मिलती हैं, थर्ड आई और थर्ड ईयर, और वो भी लिमिटेड यूज के साथ। थर्ड आई उसे ज्यादा क्लियरली देखने देती है और थर्ड ईयर उसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज सुनने देती है। वो सर्वेंट्स की गॉसिप तक सुन सकता है जो उसके बारे में गलत बातें कर रही होती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो और स्पाइंग करे, एग्जॉस्शन उसे घेर लेती है। माना कंजम्पशन की वजह से उसकी विजन फेड हो जाती है। एड्रियन को ये रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल पसंद नहीं आते। सोर्ड रहते हुए वो हर डायरेक्शन में सब कुछ देख और सुन सकता था, लेकिन अब बैरली कुछ सेकंड्स के लिए ही स्किल्स एक्टिवेट कर पाता है। फिर भी वो ऑप्टिमिस्टिक है। उसे भरोसा है कि जैसे जैसे माना कैपेसिटी बढ़ेगी वो कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अभी माना कम है, लेकिन भूख उतनी ही ज्यादा। पावर की परस्यूट में वो भूल ही गया था कि अब वो एक ह्यूमन बॉडी में है जिसे खाना भी चाहिए। थोड़ी देर बाद उसकी प्यारी मदर फिर से आती है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा खुश है क्योंकि उसके बेटे ने भेजा हुआ टॉनिक पूरी तरह पी लिया था। वो उसे प्यार से सहलाती रहती है। तभी एक नया कैरेक्टर सामने आता है। माँ पूछती है कि क्या वो इस आदमी को पहचानता है। एड्रियन साफ मना कर देता है। ये इंटिमिडेटिंग सा आदमी असल में उसकी माँ का भाई है, यानी उसका अंकल। माँ चाहती है कि उसका भाई एड्रियन की लॉस्ट मेमोरीज वापस लाने में मदद करे, लेकिन अंकल का नजरिया अलग है। उसके मुताबिक एड्रियन की मेमोरीज वैसे भी यूजलेस थीं, तो उन्हें वापस लाने का कोई मतलब नहीं। इस हार्श बात से एड्रियन समझ जाता है कि इस आदमी के दिल में उसके लिए पुरानी दुश्मनी भरी है। फिलहाल अंकल सिर्फ एक वादा करता है, इस फैट बॉडी को पतला करना और कुछ मसल बनवाना। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना बेकार है। माँ फिर भी थैंकफुल होती है, लेकिन जिस तरह ये आदमी उसे घूर रहा है, भूखे वुल्फ की तरह,
एंड्रेन को समझ आ जाता है कि आगे कुछ पेनफुल आने वाला है। अगले ही सीन में उसे जोर से जमीन पर किक मारकर गिराया जाता है। वो आदमी हार्मलेस बच्चे को ऐसे देख रहा है जैसे शिकार, और साफ कर देता है, ये ट्रेनिंग नहीं होगी, ये सर्वाइवल होगी। एड्रियन को अब सांस लेने तक की इजाजत नहीं है जब तक अंकल खुद अलाउ न करे। अगर उसका मूड हुआ तभी वो फैमिली की सबसे सेक्रेड स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाएगा। ये बात हमारे फैट फेला को अंदर तक जला देती है। जिस इंसान की वजह से ये पूरा स्टाइल एग्जिस्ट करता है, उसी के डिसेंडेंट को ऐसे ट्रीट करना प्योर इंसल्ट है। गुस्से में एड्रियन वाव करता है कि 6 मंथ्स के अंदर वो अंकल से खुद को एक्नॉलेज करवाएगा। अगर फेल हुआ तो वो उसकी हर विम का पपेट बनेगा, लेकिन अगर जीत गया तो वो एक विश मांगेगा। किड की कॉन्फिडेंस को एरोगेंस समझकर दुनिया का सबसे एरोगेंट आदमी तुरंत टर्म्स एक्सेप्ट कर लेता है। अंदर ही अंदर एड्रियन जानता है कि ये बॉडी उसे हेल देने वाली है, फिर भी वो माना से खुद को रैप करता है और स्प्रिंट शुरू कर देता है एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए। तभी अंकल उसके बॉडी में माना की प्रेजेंस महसूस करता है और शॉक में उसे रोक देता है। वो पूछता है क्या उसने ऑलरेडी माना हार्ट बना लिया है। एड्रियन इस मौके को ब्रैग करने में वेस्ट नहीं करता, लेकिन अंकल प्राउड होने की बजाय अनॉयड हो जाता है। वो बताता है कि मोनो हार्ट टेक्निक सिर्फ लो ग्रेड बॉटम टियर मर्सनरीज के लिए होती है। बस एक ही लाइन में उसकी सारी कॉन्फिडेंस क्रम्बल हो जाती है। थोड़ी देर बाद अंकल अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। वो माना रिंग बनाकर एड्रियन पर स्ट्राइक करता है और एक ही वाइप में उसकी सारी माना शैटर हो जाती है। ये टेक्निक है माना चेन्स, जो माना हार्ट से बनी ऑरा को क्रश कर देती है। ये ज्यादा स्टेबल और आसान होती है। यहाँ तक कि काउंट ईलाई फैमिली, जो मोनोहार्ट ट्रेडिशन पर टिकी थी, वो भी 100 साल पहले रुइन हो चुकी है। अब प्रैक्टिकली कोई भी माना हार्ट यूज नहीं करता। मजबूर होकर एड्रियन को माना चेन्स की बेसिक थ्योरी पढ़नी पड़ती है। मेजर्स माना सर्कल्स यूज करते हैं, नाइट्स माना चेन्स वीव करते हैं। नाइट का रैंक तय होता है चेन्स की संख्या से, सिंगल चेन, डबल चेन, फिर ट्रिपल, क्वाड और आखिर में पेंटा चेन। पढ़ते पढ़ते उसे एहसास होता है कि अंकल सच में जोक नहीं कर रहा था। तभी उसे एक फेमिलियर कीवर्ड दिखता है, ऑलरिंगन। उसे याद आता है अर्नेस्ट ऑलरिंगन नाम का एक आदमी जो कभी उससे मिलने आया था और जिसके पास न स्वॉर्ड आर्ट्स थे न मैजिक, कुछ अलग ही था। ये सोचकर एड्रियन के चेहरे पर स्mirk आ जाती है, जैसे उसे अगला स्टेप समझ में आ गया हो। अगली सुबह नई कॉन्फिडेंस के साथ वो ट्रेनिंग के लिए स्ट्रेच करता है। अंकल पूछता है किताबें पढ़ ली? समझ आ गया कि मोनोहार्ट कितना स्टूपिड है, लेकिन उल्टा एड्रियन की कॉन्फिडेंस दोगुनी हो चुकी होती है। वो कामली कहता है कि अलग अलग माना हार्ट्स के अलग वर्किंग मैकेनिज्म्स होते हैं। अंकल उसे स्टबर्न मर्सनरी समझकर हंस देता है और ओपन चैलेंज देता है, अगर एड्रियन सच में डिफरेंट है तो एक डबल चेन नाइट को हरा कर दिखाए। अगर जीत गया तो वो उसका गार्डियन बनेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ चाहती थी। एड्रियन जानबूझकर अंकल की थिक स्किन के नीचे घुसने की कोशिश करता है और कैजुअली पूछ देता है कि क्या अंकल का गार्डियन बनना सच में कोई फायदा भी देगा। ये बात नाइट के ऑनर पर सीधा हमला बन जाती है। वो खुद को किंगडम का काउंट, नॉर्दर्न आर्मी का कमांडर, ब्लैक लैंसर्स का मास्टर और 5 सिल्वर लायंस में से एक बताता है। एक ऐसा नाइट जिसने 4 रिंग्स वीव की हैं, क्वाड चेन नाइट। और ऐसा आदमी किसी बच्चे की इंसुलेंस टॉलरेट नहीं करेगा। वो इतना भयानक माना रिलीज करता है कि जमीन तक क्रैक हो जाती है, बस अपनी कॉम्पिटेंस साबित करने के लिए। एड्रियन अब समझ रहा है कि ये आदमी असली मॉन्स्टर है, लेकिन हालात इतने एस्केलेट हो जाते हैं कि पास खड़े नाइट्स को अपने ही काउंट की तरफ वेपन्स उठाने पड़ते हैं, वरना यंग प्रिंस की जान खतरे में पड़ सकती थी। स्टेक्स देखकर एड्रियन को एहसास होता है कि ये चैलेंज उसकी सोच से कहीं ज्यादा ब्रूटल होने वाला है। कुछ देर बाद एड्रियन फर्श पर ऐसे पड़ा होता है जैसे गेहूं की बोरी, कार्डियो से पूरी तरह एग्जॉस्टेड, एक्स्ट्रा फैट जलाने की कोशिश में। उसके दिमाग में बार बार उस एरोगेंट काउंट का चेहरा घूमता रहता है। अगर वो डबल चेन नाइट को नहीं हरा पाया तो वो स्मग स्कार फेस्ड बास्टर्ड पूरी जिंदगी उसे नीचा दिखाता रहेगा। कमरे में लौटते ही फिजिशियन उससे मिलने आ जाता है, जो क्वीन के ऑर्डर्स पर उसे हील करने आया है, लेकिन एड्रियन उसे सीधा बाहर निकाल देता है। वो हीलिंग मैजिक नहीं चाहता, क्योंकि हीलिंग टाइम रिवर्सल की तरह काम करती है, माइक्रो इंजरीज मिटा देती है, मसल्स की ग्रोथ रोक देती है और उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। एक दिन खाना खाते वक्त उसका बड़ा भाई डाइनिंग हॉल में घुस जाता है। स्वॉर्ड उसे पहचान नहीं पाता तो एक नाइट उसके कान में बताता है कि ये थर्ड प्रिंस है, प्रिंस जिलियान, एक टिपिकल टॉक्सिक माना ब्रदर। वो एड्रियन का मजाक उड़ाने आया है, उस इंसिडेंट पर जब उसने खुद को तलवार से इम्पेल कर लिया था। एड्रियन उसे इग्नोर करता है, लेकिन भाई अगले रूमर पर आ जाता है, काउंट बेलहार्ट के साथ बेट वाला। सुनते ही वो खुद वॉलंटियर कर देता है कि वो डबल चेन नाइट बनकर एड्रियन को हराएगा। एड्रियन सोचता है कि इस फैमिली के सारे डिसेंडेंट्स इरिटेटिंग क्यों हैं। गिलियान कोई नॉर्मल नहीं है। 4 साल की उम्र में उसने 2 रिंग्स बना ली थीं, प्योर प्रोडिजी। तभी एक मेड आती है और ढेर सारे लेटर्स लाती है। ज्यादातर लोग ड्यूअल के लिए चैलेंज कर रहे हैं या स्पारिंग पार्टनर बनना चाहते हैं। असल में
सब फ्री में प्रिंस को पीटने का मौका ढूंढ रहे हैं। ये देखकर एड्रियन का खून खौल जाता है और वो मेड को ऑर्डर देता है कि सारे नाम लिख ले। अगले सीन में ट्रेनिंग के दौरान नॉर्दर्न कमांडर उस पर एक वुडन सोर्ड फेंकता है। लगता है फाइनली उसे सीरियस सोर्ड ट्रेनिंग देने का मन बना लिया गया है। एड्रियन को कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना कि प्रिंस को सिखा नहीं पाया, इसलिए ब्लेम आ रहा है। वो झुककर वुडन सोर्ड उठाने जाता है, थोड़ा अनॉयड कि सामने वाला आदमी उसे पोलाइटली दे भी सकता था। तभी अचानक उसका पूरा बॉडी झटका खा जाता है। मसल्स बिना वजह स्पैज़म करने लगते हैं। बैलर हार्ड सोचता है कि शायद लड़के ने अभी तक हीलिंग मैजिक नहीं ली। एड्रियन उसे ताना मारता है कि इतना बड़ा नाइट होकर भी असली वजह नहीं जानता। हीलिंग मैजिक मसल्स को ओरिजिनल स्टेट में लौटा देती है और ग्रोथ रोक देती है। बैलर हार्ड अग्री करता है और कहता है कि वैसे भी वो हीलिंग मैजिक पर फोकस नहीं कर रहा था। फिलहाल वो एक टेक्निक दिखाना चाहता है जिसे एड्रियन को ध्यान से देखना होगा। ये किंगडम की सीक्रेट फाउंडेशनल सोर्ड टेक्निक है। नाइट हर डायरेक्शन में फेरोसिटी से स्लैशेस करता है और आखिर में एक ब्यूटीफुल स्पाइरल फिनिश के साथ प्रदर्शन खत्म करता है। एड्रियन पूछता है, क्या ये सच में नाइट्स की बेसिक टेक्निक है? बैलर हार्ड इसे इंसल्ट मानता है और समझाता है कि ट्रेनिंग वेपन्स ब्लंट होती हैं, इसलिए बेसिक्स से सीखना जरूरी है। तभी एड्रियन अपने ही टीचर के सामने हंस पड़ता है। उसे समझ आ चुका है कि सोर्ड्समैनशिप इवॉल्व हो चुकी है। जो टेक्निक कभी मैड ड्रैगन को स्लॉटर करती थी, आज वही लो लेवल ट्रेनिंग बन चुकी है। बैलर हार्ड शॉक्ड होता है और कहता है कि ये टेक्निक बेट जीतने के लिए काफी नहीं होगी और वो किसी और टीचर से भी सीख सकता है। लेकिन एड्रियन मना कर देता है। उसे यकीन है कि यही टेक्निक सफिशिएंट है। ट्रेनिंग दोबारा शुरू होती है। एड्रियन एनालाइज करता है कि ड्रैगन स्लेयर टेक्निक को लो क्यों माना जा रहा है। उसे समझ आता है कि लोगों ने मैनाहर्ट छोड़ दिया और अपनी स्पिरिट को सोर्ड में डालना ही भूल गए, इसलिए वो इस टेक्निक की असली वैल्यू समझ ही नहीं सकते। तभी बैलर हार्ड उसकी सोर्ड से टकराकर उसका स्टांस ठीक करता है, उसके बेली और लेग्स पर स्मैक करता है ताकि वो स्ट्रेंथ सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे। एड्रियन जानता है कि उसका टीचर सही है। उसकी बॉडी अभी वीक है, लेकिन टेक्निक कभी ट्रैश नहीं थी। वो खुद इसे दुनिया को प्रूव करना चाहता है। कई दिन बीत जाते हैं, फिर एक पूरा महीना। सिस्टम उसे कंग्रेचुलेट करता है। सिवियर ओबिसिटी अब नॉर्मल ओबिसिटी बन चुकी है। क्लमजीनेस ट्रेट गायब हो गया है। माना कैपेसिटी बढ़ रही है और माना सेंसिटिविटी डिसऑर्डर भी खत्म होने लगा है। हर स्विंग के साथ उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ती जाती है। उसका माइंडसेट है हर दिन टेक्निक को 8% बेहतर बनाना। तभी हैवी रेन में ट्रेनिंग के दौरान बैलर हार्ड उसकी सोर्ड क्रश कर देता है और उसे रोक देता है। खामोशी में खड़े दोनों एड्रियन के हाथ कांप रहे होते हैं, खून टपक रहा होता है। वो सामने ट्रेनिंग डमी देखता है जिसके दोनों हाथ एक ही स्लैश में उड़ चुके होते हैं। बैलर हार्ड दहाड़ता है कि वो बेवकूफ है। अगर असली सोर्ड होती तो किसी की जान जा सकती थी। एड्रियन अपने कैलस्ड और कटे हुए हाथ देखता है। सिस्टम उसे एक्सट्रीम कंसंट्रेशन के लिए नया ट्रेट देता है, सुपर कंसंट्रेशन। ये एक पॉजिटिव रिवॉर्ड था और थकान से बेहोश होने से पहले उसके आखिरी थॉट्स यही थे कि वो अभी अभी मर भी सकता था। बैलर हार्ड अपने स्टूडेंट को अपनी तरफ देखते हुए पकड़ लेता है और प्रिंस की स्टबर्ननेस पर रिमार्क करता है। अगले सीन में एड्रियन अपने बेड पर जागता है और रियलाइज करता है कि वो ट्रेनिंग के बीच ही क्रैश हो गया था। उसने सच में अपनी करंट बॉडी को लिमिट से बाहर पुश कर दिया था। उसे याद आता है जब वो एक सोर्ड था, परफेक्ट इन एवरी वे। उसके विल्डर्स में नेमलेस वॉर हीरो, सोर्ड मास्टर, मर्सनरी किंग और यहाँ तक कि किंगडम का फाउंडर भी शामिल था। उसने अकेले दम पर वॉर्स जिताए, अनगिनत मॉन्स्टर्स मारे और हीरोज के लिए रास्ता बनाया। ग्रूहॉर्न हमेशा एक परफेक्ट एडवाइजर और टीचर रहा था और इसी वजह से वो अब भी उसी परफेक्शन को दोबारा छूने के लिए सोर्ड घुमाता रहना चाहता है, सारी कोशिश एक ही जगह डालकर। लेकिन ये बॉडी अभी बहुत वीक है। अगर वो ठीक से रेस्ट नहीं करेगा तो ये रुइन हो जाएगी। माना हार्ट बनाए हुए अब 1 महीना हो चुका है और इस दौरान उसके अंदर माना जमा हो चुका है। मेडिटेशन करते हुए वो अगले लेवल के लिए खुद को तैयार करता है, जिसे सिस्टम अब अलाउ कर रहा है। उसका बॉडी अब ज्यादा माना फ्रीली एक्सेस कर सकता है। माना हार्ट इवॉल्व होने लगता है और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी एडजस्ट हो जाती है। प्रोसेस के एंड तक एड्रियन का माना हार्ट सफलतापूर्वक स्टिम्युलेट हो जाता है। वो तुरंत टेस्ट करने के लिए सोर्ड उठाकर स्विंग करता है। अब वो सोर्ड लर्नर के लेवल तक पहुंच चुका है और ऑरा 2 की बेसिक फॉर्म एक्सेस कर सकता है, जो उसकी तलवार से फ्लोइंग वेव्स के रूप में दिखती है। बेसिक्स आखिरकार सीख ली गई हैं। अगली ट्रेनिंग सेशन में बैलर हार्ड बताता है कि पूरे किंगडम में बेट की रूमर्स फैल चुकी हैं। इसी वजह से उसे एड्रियन को और भी सख्ती से ट्रेन करना पड़ रहा है। हालांकि वो अनॉयड है कि एड्रियन अब तक कोई पार्टनर ढूंढ नहीं पाया। दिमाग में जो नाम आता है वो थर्ड प्रिंस का है, लेकिन एड्रियन जानता है कि वो सीधे डबल चेन नाइट से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो सिंगल चेन से शुरुआत करना चाहता है। एड्रियन
कार्ल से अपडेट मांगता है। नाइट बताता है कि उसने हर जगह स्पारिंग रिक्वेस्ट्स भेज दी हैं, लेकिन उसे चिंता है कि प्रिंस इतने सारे लोगों से फाइट क्यों करना चाहता है। असल रीजन ये है कि ये सब लोग एड्रियन से नफरत करते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं। एड्रियन को ये सब पता है, उसे बस अंकल को रेफरी चाहिए ताकि कोई मर न जाए। कुछ दिनों बाद पहला ट्रेनिंग मैच होता है। पहला चैलेंजर पैलेस को ऑ से देखता है। उसका नाम टेलर तालहाइम है, एक बैरन का दूसरा बेटा। सालों पहले मोटे बदतमीज प्रिंस ने उसके फैमिली का सबके सामने अपमान किया था, जिससे उनका सम्मान मिट्टी में मिल गया। तब से तालहाइम फैमिली रिडिक्यूल का शिकार बनी हुई है। आज वो बदला लेने आया है। टेलर प्रिंस से रिस्पेक्ट के साथ मिलता है और खुद को सिंगल चेन अप्रेंटिस नाइट बताता है, लेकिन एड्रियन उसे बीच में ही वीक कहकर इंसल्ट कर देता है। इससे टेलर को यकीन हो जाता है कि ये प्रिंस अब भी उतना ही एरोगेंट है। बैलरहार्ड दोनों के बीच टेंशन देख लेता है और टेलर को शांत रहने का आदेश देता है। एक पल पहले रिवेंज से भरा टेलर नॉर्दर्न कमांडर को देखकर फैन गर्ल बन जाता है। यहाँ तक कि एड्रियन भी सोचता है कि उसका अंकल उससे बेहतर प्रिंस डिजर्व करता है, जिस पर बैलरहार्ड उसे ताना मारता है कि वो पहले कितना शिटी नोबल ब्रैट था। दोनों फाइटर्स को पोजीशंस लेने को कहा जाता है और फाइट शुरू होती है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। टेलर सबसे पहले अपनी ऑरा अनलीश करता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ प्रिंस को पनिश करने दौड़ता है। वो एरियल स्लैश करता है, लेकिन सिर्फ एक ग्लांस में ही एड्रियन अप्रेंटिस नाइट की वेस्टेड मूवमेंट्स पकड़ लेता है और कैजुअली स्ट्राइक ब्लॉक कर लेता है, जिससे टेलर शॉक हो जाता है कि माना हार्ट होते हुए भी उसने माना चेन रोक ली। टेलर पीछे कूदकर डिस्टेंस बनाता है और सोचता है कि माना हर्ट माना चेन को कैसे रोक सकता है। ऑब्जर्वेशन सही थी, बस वो सिंगल चेन यूज कर रहा था, इसलिए फर्क इतना बड़ा नहीं था। तभी स्पेक्टेटर्स सोर्ड से निकलती एक अजीब साउंड सुनते हैं, जिसे सोर्ड क्राई कहते हैं, और ये अंकल तक को स्टन कर देती है। प्रिंस की ताकत पर भरोसा न करते हुए टेलर फिर से भारी अटैक करता है। इस बार प्रॉपर सोर्ड क्लैश होती है। ब्लेड्स टकराती हैं और दोनों पीछे हटते हैं। एड्रियन को फटीग महसूस होने लगती है। माना रिंग्स और माना हार्ट पोलर ऑपोजिट हैं। एक क्लैश ही उसे बैक फ्लो जैसा फील करा देता है। टेलर का चेहरा देखकर एड्रियन उसे सेकंड सन होने का ताना मारता है और इमोशंस में हार्ड हेडेड कहता है। फिर खुद को काम करके डीपर कंसंट्रेशन में जाता है और अवेकेंड स्पेल कॉल करता है। सोर्ड उसका सोल का हिस्सा है, इसलिए मैना हार्ट उसके विल को एक्सेप्ट करता है और पहली बार कलरलेस मैना हार्ट में रंग भरता है। ड्रैगन स्लेयर की डॉर्मेंट विल अवेकन होती है और सोर्ड की मेमोरी और हार्ट मर्ज होकर ड्रैकोनिक स्टेट एक्टिवेट करते हैं। क्रिम्सन ऑरा उसके चारों तरफ फैलती है और दूर से वो लिटरल डेथ जैसा दिखने लगता है। टेलर डर जाता है और बैलरहार्ड ड्यूअल रोकने का आदेश देता है, लेकिन रूथलेस एड्रियन स्लॉटर करने आगे बढ़ता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि एड्रियन ने खुद अंकल से कहा था कि अगर वो किल करने लगे तो उसे रोक देना, और अब वही हो रहा है। नॉर्दर्न कमांडर तुरंत इंटरवीन करता है। एक स्किल से एड्रियन को दीवार में उड़ा देता है। नाइट्स चारों तरफ से उसे पकड़ने दौड़ते हैं। सोचते हैं असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन एड्रियन उठकर सबको रोक देता है, क्योंकि उसने ही ऐसा करने को कहा था। बस वो ये नहीं चाहता था कि उसे सच में नॉकआउट कर दिया जाए। प्रिंस बेहोश हो जाता है और अगली बार जागता है तो माना हार्ट पाउंडिंग कर रहा होता है। अंकल की ताकत मॉन्स्ट्रस है। उस एक हिट और बैकफ्लो ने उसे गिरा दिया था, लेकिन गुड थिंग कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं थे और टेक्निकली वो मैच जीत भी चुका था। एड्रियन हंस ही रहा होता है कि अंकल सीरियस डिस्कशन के लिए आ जाता है और पूछता है कि जो सोर्ड स्टाइल उसने इस्तेमाल किया वो उसने सिखाया ही नहीं था। प्रिंस बताता है कि उसने सोर्ड की एसेंस में खुद को डुबो दिया और उसके साथ वन हो गया। बैलरहार्ड को जो परेशान करता है वो ये है कि बिना रियल फाइट एक्सपीरियंस के भी प्रिंस गॉड लाइक मर्डरस इंटेंट दिखा रहा था। उसकी स्पिरिट ब्लड लस्ट से भरी हुई थी। हालांकि कमांडर इससे पूरी तरह डिसएग्री भी नहीं करता। ये सुनकर एड्रियन शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लेक्चर की उम्मीद थी, लेकिन नॉर्दर्न कमांडर हंसते हुए कहता है कि वो पहले सोल्जर है और सोल्जर्स जीतने का रास्ता चुनते हैं, चाहे तरीका कोई भी हो। अपनी रूथलेस फिलॉसफी के बावजूद बैलरहार्ड को एड्रियन की ब्लड लस्ट से दिक्कत होती है, क्योंकि वेपन दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर पाता। प्रिंस आर्ग्यू करता है कि वो खुद अपनी वीकनेसेस सुधारने में लगा है। उसका मैटरनल अंकल उसकी ग्रोथ में इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि कहीं ये लड़का अपने इनर डीमंस में ही कंज्यूम न हो जाए। 3 दिन की स्पारिंग के बाद टेलर हार मानकर खड़ा होता है और प्रिंस उसे पिछले दिनों की मदद के लिए धन्यवाद देता है। बदकिस्मती से टेलर बदला नहीं ले पाया और एड्रियन उसे ताना मारता है कि जो चाहता था वो भी नहीं मिला। फिर वो मेड को एक स्पेशल गिफ्ट लाने को कहता है जो वो तालहाइम फैमिली को देना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि पुराना स्नॉबी प्रिंस लोगों के साथ कितना गंदा बर्ताव करता था। ये गिफ्ट काफी नहीं है, लेकिन कम से कम फैमिली के साथ अमेंड्स करने की कोशिश है। टेलर प्रिंस के बदले हुए बिहेवियर से पूरी तरह कंफ्यूज्ड
हो जाता है, जबकि एड्रियन उसे भगा देता है और सोचता है कि उसे ओरिजिनल शिटी प्रिंस के मेस साफ करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। स्पारिंग सेशंस की खबर पूरे किंगडम में फैल जाती है। सबको लगता है कि वॉरियर्स फर्स्ट प्रिंस को बुरी तरह पीटेंगे, लेकिन कई सेशंस के बाद भी एड्रियन के हारने की कोई खबर नहीं आती। उल्टा लौटने वाले वॉरियर्स प्रिंस की तारीफ करने लगते हैं और उसे काइंड और बेनेवलेंट बताते हैं। आम लोग सोचने लगते हैं कि शायद रॉयल फैमिली ने इन्हें ब्रेन वॉश कर दिया है। जब ये बात एड्रियन तक पहुंचती है तो वो और भी चिढ़ जाता है। असल रीजन ये था कि सब वॉरियर्स इतने बुरी तरह पिटे थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। एड्रियन नोबल्स को बेकार समझता है, लेकिन उसका अंकल उसे भी उसी कैटेगरी में डालकर मजाक उड़ाता है। प्रिंस तंग आकर अपने रीसेंट ओपोनेंट को पोलाइटली धमकी देता है कि जाकर असली रिजल्ट्स बता दे। उसे उम्मीद होती है कि इससे रूमर्स बंद होंगे, लेकिन अगले दिन और भी रूमर्स फैल जाते हैं कि फैट प्रिंस खुद रिजल्ट्स फैब्रिकेट कर रहा है। ब्रो हर तरफ से एल ही ले रहा है। नोबल्स पर ध्यान देने की बजाय वो सारी फ्रस्ट्रेशन ट्रेनिंग में डाल देता है। हर स्विंग पहले से ज्यादा फेरोशियस हो जाती है। ब्लेजिंग माना के साथ हवा तक कटने लगती है। मना हार्ट पूरी तरह अलाइव हो जाता है और वो कैल्स से आखिरी स्पारिंग पार्टनर के बारे में पूछता है। नाइट बताता है कि आज उसका फाइनल ओपोनेंट आएगा, एक प्रॉपर नाइट जिसने सच में अपनी स्वॉर्ड मास्टरी हासिल की है। वो एक ऐसी वॉरियर है जो अपनी फैमिली टेक्निक्स से संतुष्ट नहीं थी और नाइट ऑर्डर ज्वाइन करके एलीट बन गई। ये डिस्क्रिप्शन एड्रियन को पसंद आती है और वो आर्विन कुर्जियन के अराइवल का स्वागत करता है। जैसे ही आर्विन अरीना में चलकर आती है, ऑर्डिनरी नाइट्स उसे आयरन लाइट ऑर्डर की वॉरियर के रूप में याद करते हैं, जिसे लोग क्लिफ पर खिला फूल, थॉर्नी रोज और दिल तोड़ने वाली वुमन कहते हैं। हर कदम में एलिगेंस, प्योर ब्यूटी। इतना टैलेंटेड नाइट फर्स्ट प्रिंस से फाइट करने आई है, ये अपने आप में बड़ी बात है। स्पेक्टेटर्स को पूरा यकीन होता है कि आर्विन प्रिंस को डॉग वॉक करके ह्यूमिलिएट करेगी। आयरन लायन नाइट्स एलीट माने जाते हैं और आर्विन उनमें प्रोबेशन नाइट है, एक प्रोडिजी जिसकी मेंबरशिप लगभग कंफर्म है। सवाल ये है कि इतनी पावरफुल ओपोनेंट एड्रियन को क्यों मिली? असल में दोनों के बीच पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। एड्रियन सोचता है कि ट्रैश प्रिंस ने फिर किसी से बेवजह पंगा लिया होगा, इसलिए वो मेड से पूरी कहानी पूछता है। फ्लस्टर्ड मेड बताती है कि पुराने प्रिंस ने आर्विन को हरास किया था। मतलब साफ है, अब ब्रो को पुराने ग्रज का पूरा इंटरेस्ट समेत पेमेंट मिलने वाला है। एड्रियन अब पूरी तरह फेडअप हो चुका है उस रेकलेस प्रिंस की हरकतों से। फ्लैशबैक में साफ दिखता है कि कैसे उस मोटे इडियट ने आर्विन के शरीर पर हाथ रखा था और उसने उसे ताना मारा था कि वो नाइट्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझता है। ईगो हर्ट होते ही प्रिंस फट पड़ा और आर्विन को अगली कह दिया। बस यही पूरी कहानी है, एक स्काउंड्रल की पूरी पर्सनैलिटी कंडेंस्ड फॉर्म में। लेकिन अब भी एड्रियन जिस तरह आर्विन को देख रहा है, अगली शब्द उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं आता। आर्विन उसके सामने झुककर रिस्पेक्ट देती है, सोचते हुए कि ये अब भी वही इंसान है। प्रिंस अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि वो बदल चुका है, लेकिन आर्विन के गुस्से भरे चेहरे से साफ है कि आज उसकी जमकर पिटाई होने वाली है। रेफरी और अंकल काउंट बैलरहार्ड मौजूद है। वो आर्विन को प्रॉपर इंट्रोडक्शन की इजाजत देता है और वो भी फॉर्मल ग्रीटिंग देती है। बैलरहार्ड मजाक में आर्विन को वार्न करता है कि माइटी यंग प्रिंस की ब्लेड काफी फाइस्टी है। दोनों अपनी पोजीशंस लेते हैं और ड्यूअल शुरू होता है। आर्विन की स्टैंस में कोल्ड डिटर्मिनेशन है, जबकि एड्रियन खुश है कि फाइनली उसे एक प्रॉपर नाइट से भिड़ने का मौका मिला। खूबसूरत लेकिन मर्डरस। आर्विन ब्लिट्स करती है रिफाइंड मूवमेंट के साथ। पहला क्लैश एड्रियन ब्लॉक करता है, लेकिन माना डिफरेंस इतना ब्रूटल होता है कि डायरेक्ट बैकफ्लो से उसके मुंह से खून निकल आता है। फिर भी आर्विन रुकती नहीं और लगातार ऑफेंस में जाती है। दोनों ब्लेड्स एक्सचेंज करते हैं, क्लैश होते हैं और एड्रियन लिटरली रैगडॉल की तरह इधर उधर उछल रहा होता है। आर्विन डिसाइसिव स्ट्राइक के लिए आती है। मजबूर होकर एड्रियन ने ड्रैगन स्लेयर स्टेट एक्टिवेट करता है और ब्लड लस्ट छोड़ देता है। ये ऑरा उसे स्टन कर देती है और उसका सोर्ड डिफ्लेक्ट हो जाता है। वो पीछे हटती है, हाँफते हुए प्रिंस की स्टाइल ऑब्जर्व करती है। एड्रियन खुद भी बैरली टिका हुआ है, क्योंकि आर्विन सिंगल रिंग होते हुए भी बाकी सबसे अलग है। तभी एड सी जजमेंट स्किल एक्टिवेट करता है और उसके स्टैट्स देख लेता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, पर्सनैलिटी तक। लिमिटेड यूज में भी वो उसका लेवल देख पा रहा है, मतलब वो उसे हरा सकता है। डाइट पर चल रहा बजट। गिलगमेश क्रिम्सन ऑरा छोड़ता है और आर्विन भी अपना ऑरा अनलीश करती है। दोनों इनसेन स्पीड से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और असली बैटल शुरू होती है। कुछ मिनट्स बाद दोनों एग्जॉस्शन में खड़े होते हैं। फाइट बराबरी की है, इसलिए बैलरहार्ड मैच रोक देता है और अगले दिन के लिए पोस्टपोन करता है। एड्रियन कॉकी बनकर कहता है कि वो बस खत्म ही करने वाला था। आर्विन भी वही बोलकर उसे मॉक करती है। दोनों एरोगेंट हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन बैलरहार्ड कहता है कि दोनों को इलाज चाहिए। हीलर एड्रियन को पैच करने आता है, लेकिन वो आर्विन को घूरने में बिजी है और वो भी उसे इक्वली नफरत से देख रही है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ते हैं, एक ही थॉट के साथ, मैं हारने वाला नहीं हूँ।
दूसरा दिन भी स्टेलमेट में खत्म होता है और तीसरे दिन दोनों रिफ्यूज करते हैं गिव अप करने से। आर्विन स्किल्ड है, लेकिन प्रिंस का इतना टिक जाना दिखाता है कि वो भी कम नहीं है। राउंड 3 से पहले एड्रियन कुछ कहने की कोशिश करता है। आर्विन सोचती है वो अपोलोजाइज करेगा और तुरंत मना कर देती है। उसकी प्राइड वुंडेड है और वो उसे फाइट में ही रिक्लेम करेगी। लेकिन एड्रियन अपोलॉजी की सोच भी नहीं रहा था। वो एक नया प्रपोजल देता है रिवॉर्ड का। जो हारेगा वो जीते हुए को एक विश देगा, कोई भी विश, किसी भी तरह की। नाइट्स घबरा जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि रॉयल प्रिंस का ऐसा वादा करना डेंजरस है। एड्रियन उन्हें चुप करा देता है और आर्विन से पूछता है। आर्विन कहती है कि नॉर्मली वो रॉयल नाइट होने के कारण ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन अब जब उसे पूरी फ्रीडम दी जा रही है अपना बदला लेने की, तो वो खुशी से इस बेट को एक्सेप्ट करती है। एड्रियन अपनी चॉइस से खुश है और राउंड 3 के लिए आर्विन से भिड़ता है। दोनों फाइटर्स पागलों की तरह स्वॉर्ड स्विंग करते हैं, एक दूसरे की स्पिरिट तोड़ने की कोशिश में। यहीं एड्रियन एक ऐसा मूव करता है जो इतना तेज और ब्रूटल होता है कि प्रोडिजियस नाइट भी स्टन्ड रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक दिन में वो इतना तेज कैसे हो गया, जैसे वो हमेशा से अपनी असली ताकत छुपा रहा हो। दोनों अरीना में नाचते हुए क्लैश करते हैं, लेकिन इस बार हालात उलट चुके हैं। अब प्रिंस एड्रियन बैटलफील्ड डोमिनेट कर रहा है, उसे पीछे धकेल रहा है, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर स्क्रैच भी कर देता है। प्रिंस रुकता नहीं और डिसाइसिव अटैक के लिए सीधे उसके सामने पहुंच जाता है। उसका स्वॉर्ड स्विंग उसकी डिफेंस से तेज होता है। दोनों ब्लेड्स टकराते हैं, एक स्वॉर्ड हवा में उड़कर टूट जाती है। नाइट घुटनों पर गिर जाती है और स्पेक्टेटर्स विजेता को अपनी आंखों से देख लेते हैं। आर्विन आउटकम एक्सेप्ट नहीं कर पाती, लेकिन प्रिंस क्लियरली विक्ट्री क्लेम करता है। रिवॉर्ड के तौर पर वो कहता है कि वो आर्विन केरन को ओन करना चाहता है, लेकिन गूनर वे में नहीं। मतलब ये नहीं कि वो उसे ऑब्जेक्ट बनाना चाहता है। कार्ल याद करता है कि कैसे वो फर्स्ट प्रिंस का रॉयल गार्ड बना था। जॉब आसान नहीं थी, लेकिन उसने देखा था कि स्टॉर्म में भी एड्रियन कैसे ट्रेनिंग करता था, डमी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता था और उसके चेहरे पर कॉम्बैट की भूख साफ दिखती थी। उसी दिन कार्ल को लगा था कि ये लड़का डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस है। अब वापस प्रेजेंट में सारे गार्ड शॉक्ड हैं। किसी नाइट को ओन करना एक हॉरिबल बात है। आर्विन पूछती है कि क्या यही सच में उसकी इच्छा है। एड्रियन साफ करता है कि वो अभी सिर्फ एक अप्रेंटिस नाइट है जो एक स्काउंड्रल प्रिंस से हार गई, इसलिए वो उससे उसकी पूरी पोटेंशियल चाहता है। एक ऐसी नाइट जो सच में आर्विन केरन कहलाने लायक हो। वो उसे सिर्फ रॉयल ड्यूटी से नहीं, बल्कि दिल से लॉयल नाइट बनाना चाहता है। अपनी स्कैनिंग एबिलिटी से वो पहले ही देख चुका है कि आर्विन में स्वॉर्ड मास्टर बनने की असली क्षमता है, इसी वजह से वो उसे चुन रहा है। अब आर्विन का पास्ट सामने आता है। बचपन से वो नाइट बनना चाहती थी, अपने एज ग्रुप में बेस्ट थी, लेकिन कोई उसे रिकॉग्निशन नहीं देता था। उसने और मेहनत की, हर ओपोनेंट को हराया, फिर भी उसे प्रॉपर नाइट नहीं माना गया। लेकिन आज पहली बार कोई उसकी मेहनत को एक्नॉलेज कर रहा है। फर्स्ट प्रिंस उसे फ्यूचर और पोटेंशियल दे रहा है। वो ऑलमोस्ट यकीन नहीं कर पाती और एड्रियन से एक प्रॉमिस मांगती है, उसे पहले नाइट और बाद में वुमन ट्रीट किया जाए। अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसकी हर कमांड मानेगी। एड्रियन ऑफर एक्सेप्ट करता है। तुरंत वही प्रोडिजियस नाइट घुटनों पर बैठकर एड्रियन लियोनबर्ग के प्रति लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी स्वेयर करती है। स्पेक्टेटर्स स्टन्ड रह जाते हैं। प्रिंस उसे ऑफिशियली नाइट का दर्जा देता है और एक ओथ बोलता है, बिल्कुल उस सीन जैसा जब जाइमी ने ब्रियन को नाइट बनाया था। अगले सीन्स में आर्विन रूथलेस तरीके से ट्रेनिंग करती है, लेकिन बाकी नाइट्स रूमर्स फैलाते हैं कि वो प्रिंस की सीक्रेट मिस्ट्रेस है। ये सारी बकवास बातें एड्रियन को और चिढ़ाने लगती हैं। चाहे वो कितना भी बदल जाए, लोग अब भी उसे स्कम समझते हैं। उसकी हेल्पलेसनेस देखकर रॉयल गार्ड उसे वही याद दिलाता है, उस दिन के उसके अपने शब्द। फाइनल डे के ड्यूल पर एड्रियन ने साफ कहा कि उसे ऐसा नाइट नहीं चाहिए जो सिर्फ रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसकी रक्षा करे। उसकी ये बात कार्ल को अंदर तक लगती है, लेकिन फिर भी एड्रियन कहता है कि वो अपने वर्ड्स पर अब भी खड़ा है। आखिर अगर क्राउन कल कार्ल को किसी और जगह भेज दे तो वो प्रिंस की जगह आदेश फॉलो करेगा। उसे कंफर्ट देने के लिए एड्रियन कहता है कि वो चाहे तो आर्विन जैसा ओथ ले सकता है। सिंसेरिटी के साथ कार्ल पूछता है कि क्या प्रिंस ऐसा ओथ एक्सेप्ट करेगा। सरप्राइजिंगली एड्रियन मना कर देता है, क्योंकि उसे कार्ल को नर्चर करने या उससे लॉयल्टी लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सिंपल सा जवाब है, लेकिन वो सच में सीरियस है। कुछ ही समय बाद एड्रियन को रॉयल फैमिली से ऑफिशियल नोटिस मिलता है। प्रोबेशन पीरियड खत्म कर दिया गया है और उसे अपकमिंग बैंक्वेट में एंट्री मिल गई है। शॉक वाली बात यह है कि प्रोबेशन करीब 2 महीने पहले ही हटा दी गई। मतलब किंग ने अपना फैसला बदल दिया, लेकिन एड्रियन को फर्क नहीं पड़ता। वो पैलेस छोड़ने वाला था ही नहीं, तो उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक मेड एक नई इनविटेशन पढ़ती है जो एड्रियन का ध्यान खींच लेती है। ये यंग लॉर्ड्स की सोशल पार्टी का इनवाइट है, वही क्लब जिसे पुराना स्काउंड्रल प्रिंस अक्सर अटेंड करता था। मेड बताती है कि ये जगह शराब और औरतों से भरी होती है। एड्रियन तुरंत रिजेक्ट करने वाला होता है, लेकिन पीछे लिखा नाम पढ़ता है, बर्नार्डो ऑफ द ईलाई फैमिली। ये नाम उसके दिमाग में क्लिक करता है। अंकल से उसे याद आता है कि ईलाई फैमिली माना हार्ट सपोर्टर्स थी और 1 सेंचुरी पहले
पूरी तरह रुइन हो गई थी। क्यूरियोसिटी में वो इवेंट अटेंड करने का फैसला करता है, ये देखने के लिए कि उसका दोस्त का फैमिली अब भी बचा है या नहीं। आइडरियन के बॉडी में पोजेशन हुए 4 महीने बीत चुके हैं। प्रिंस ने काफी वेट लूज कर लिया है। टेलर उसके लिए स्पेशल आउटफिट बनाता है और मिनिमल स्टाइल रखता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि अब वो बोलिंग बॉल की जगह मॉडल जैसा दिखता है। खुद एड्रियन भी शॉक है और टेलर तो ऑलमोस्ट स्वून कर जाता है। वो उसे पैलेस के लिए दूसरा आउटफिट भी बनाने देता है, बस इतना कहता है कि थोड़ा वेट करे क्योंकि मेजरमेंट्स फिर बदल सकते हैं। इवेंट पर जाते वक्त एड्रियन गार्ड्स और कैरेज के बीच घिरा होता है जो उसे इरिटेटिंग लगता है। तभी वो मेड की गर्दन पर स्कार नोटिस करता है। पता चलता है कि ये पनिशमेंट था, पुराने फैट प्रिंस ने उसकी किसी गलती पर दिया था। एड्रियन को उस पुराने प्रिंस से नफरत होने लगती है जिसने लोगों को ट्रॉमा दिया। इतने समय से मेड को देख रहा था लेकिन नाम तक नहीं पूछा था। अब पूछता है। उसका नाम अडेलिया बायरन है। बायरन नाम सुनते ही उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। बायरन फैमिली बैरली नोबल रजिस्ट्री में मौजूद है। एंशंट पास्ट में जब सिटीज भी नहीं थीं, तब ह्यूमंस के अलावा कई रेसेस थीं और इंसानों को वीक समझकर लूटा और मारा जाता था। फिर ग्रेट वॉर आई जहां ह्यूमंस ने खुद को बचाया और कॉन्टिनेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट रेस बने। उन हीरोज को 5 इलेक्टर्स कहा गया। उन्हीं में से एक ने सोर्ड गरुहोन वील्ड की थी। एक औरत जिसने टाइटैनिक मॉन्स्टर्स की भीड़ के सामने खड़े होकर पूछा था कि वॉर के बाद वो और उसकी तलवार क्या करेंगे। उसने जायंट किंग को एक ही स्लैश में सिर काट कर मार दिया और एक्सप्लॉयटेशन का ईरा खत्म कर दिया। उसका नाम पड़ा आयरन ब्लडेड सोर्ड मेरिस एग्नेस बायरन, एक ऐसी लेजेंड जो मॉन्स्टर्स को गालियां देते हुए काटती थी। हर सेंटेंस में एफ बॉम्ब्स स्वेयर वर्ड्स की कॉम्बोज बनाकर एमिनेम से भी तेज रैप करती थी। उस वक्त खुद ग्रू हॉर्न तक उस औरत की गालियों से अनकंफर्टेबल हो जाता था। एड्रियन उस याद से आज भी ट्रॉमेटाइज्ड है, लेकिन ये देखकर स्टन्ड है कि उसी लेजेंड की डिसेंडेंट आज उसके सामने खड़ी है। उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि बायरन फैमिली आखिर कैसे लोअर रैंक तक गिर गई। तभी कार्ल बताता है कि वो डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। एड्रियन कैरेज से उतरता है और सोचता है कि बाद में वो अडेलिया से ठीक से बात करेगा, जिससे मेड और रॉयल गार्ड दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। बाहर एक सिल्वर हेयर्ड आदमी उसे वार्मली ग्रीट करता है। ये बर्नार्डो ऑफ द ईलाई फैमिली है जो प्रिंस को उसके बदलाव के लिए धन्यवाद देता है। एड्रियन कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस करता है और बर्नार्डो की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। प्रिंस बस इतना कहता है कि अच्छा हुआ वो आया क्योंकि आज की रात काफी एंटरटेनिंग होने वाली है। अगले सीन में वो क्लब में होते हैं जहां ड्रंक हूलिगन्स एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं। पार्टी फुल है लेकिन बर्नार्डो शॉक्ड है क्योंकि वही स्काउंड्रल प्रिंस आज चुपचाप बैठा है। उसका ऑरा पूरी तरह बदल चुका है। एक ड्रंक आदमी आर्विन पर उसकी जीत की रूमर छेड़ता है लेकिन एड्रियन कुछ नहीं बोलता। सब लोग उसकी विक्ट्री पर चर्चा करने लगते हैं और क्रीपी तरीके से स्पेकुलेट करते हैं कि आर्विन आर्मर के नीचे कैसी दिखती होगी। शांत आवाज में एड्रियन उस आदमी से पूछता है कि क्या उसका कोई भाई है। आदमी बताता है कि उसका छोटा भाई है और ये सुनते ही प्रिंस को अजीब सी राहत मिलती है क्योंकि अब वो इस आदमी को मार सकता है बिना फैमिली लिनियज खत्म किए। अगले ही पल एड्रियन ऐसा पंच मारता है कि आदमी हवा में उड़ जाता है। पूरा क्लब एकदम साइलेंट हो जाता है। बर्नार्डो तक शॉक में है। एड्रियन खुश होता है कि इस आदमी का भाई है क्योंकि अब वो बेझिझक इसके अंडे तोड़ सकता है और फिर भी इसका खानदान बचा रहेगा। आदमी चीखता रहता है और कोल्ड प्रिंस ऐलान करता है कि अब उसका छोटा भाई नया एयर होगा। बीट डाउन चलता रहता है और क्राउड हॉरर में देखता रहता है कि आदमी को क्यों पीटा जा रहा है, सबको लेसन देने के लिए। एड्रियन कहता है कि वो स्काउंड्रल कहलाने के बावजूद डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करेगा। उसके शेक्सपियरियन वर्ड्स किसी को समझ नहीं आते, इसीलिए वो फिर एक पंच मारता है क्योंकि उसके हिसाब से पंचेस ज्यादा साफ बोलते हैं। आदमी को माइक टाइसन की तरह घूंसे मारने के बाद वो बर्नार्डो को बुलाता है जो तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है। वो इस हालत में नहीं पड़ना चाहता। प्रिंस उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि आज की रात एंटरटेनिंग होगी। बर्नार्डो को समझ नहीं आता कि एड्रियन को क्या हो गया है, लेकिन वो रॉयल नाइट्स बुलाने भागता है। बाकी पार्टी मेंबर्स डर के मारे चुपचाप खड़े रहते हैं। एड्रियन पीछे खड़ी औरतों को जाने को कहता है और एक आदमी पर नजर डालता है जो चुपके से निकलना चाहता है। प्रिंस कहता है कि वो उसे जाने देगा, बस पहले उसके बॉल्स उसी तरह तोड़ देगा जैसे पहले वाले के तोड़े थे। ये सुनकर सारे आदमी डर से फ्रीज हो जाए। एड्रियन उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने पहले उसे डिसरिस्पेक्ट किया था, नील करने से मना किया था और उसकी नाइट का मजाक उड़ाया था। अब उनके खिलाफ चार्जेस लगाने के लिए वो रॉयल गार्ड्स लाया है, खासकर कार्ल के गार्ड्स जो इन्हें ट्रीजनस डिक्लेयर करते हैं। एक ही ऑर्डर में गार्ड्स सबको पकड़ लेते हैं। एड्रियन एक्साइटेड होकर कहता है कि कोई भी बचना नहीं चाहिए। इस इंसिडेंट के बाद प्रिंस को किंग के सामने बुलाया जाता है। कुल 14 नोबल बच्चों को गिरफ्तार किया गया होता है।
किंग गुस्से में है कि उसके बेटे ने रॉयल अथॉरिटी का इस्तेमाल करके इतने फैमिलीज को सजा दिला दी, लेकिन अब 14 फैमिलीज इन्वॉल्व्ड हैं और इसका बैकलैश किंग को ही झेलना पड़ेगा। एड्रियन अपने पिता को अच्छे से जानता है और उसकी एग्जैक्ट डर को पहले ही कॉल आउट कर देता है, ये कहते हुए कि ये सारे लोग वैसे भी आउटकास्ट्स और इरिडीमेबल ट्रैश हैं। उल्टा वो सलाह देता है कि किंग को उन गिरफ्तार स्कमबैग्स के भाइयों और बहनों को लेटर भेजना चाहिए। बेटे की ये बातें सुनकर किंग उसे बाहर जाने का आदेश देता है और प्रिंस बिना किसी चिंता के चला जाता है। अब वापस आते हैं उसकी मेड वाली मुलाकात पर। एड्रियन जितनी भी कोशिश करता है अडेलिया को कंफर्ट करने की, वो टूट कर रोने लगती है। खुद से पूछती है कि उसने ऐसा क्या गलत किया था। वो उस पपी जैसी है जिसे पुराने प्रिंस ने इतना टॉर्चर किया कि वो अंदर से टूट चुकी है। उसका फैमिली प्रॉपर नोबल्स की लिस्ट में भी नहीं आता, यहाँ तक कि लेयनबर्ग फैमिली के डिसेंडेंट्स भी बायरन नाम की सिग्निफिकेंस नहीं जानते, जैसे इतिहास का एक हिस्सा मिटा दिया गया हो। एग्नेस बायरन की पियरलेस कंट्रीब्यूशन अब किसी को याद नहीं। बायरन फैमिली का नाम जैसे पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन एड्रियन साफ देख सकता है कि अडेलिया में लेटेंट पोटेंशियल भरा पड़ा है। ये औरत सीक्रेटली एस रैंक है, क्रेजी ट्रेड्स के साथ। बुचर ट्रेड जो ब्लड देखते ही एक्टिवेट हो जाता है, वॉर मेनियक जो बैटल ऑब्सेशन दिखाता है, साथ ही फ्रेजाइल हार्ट और केयर गिवर जैसे ट्रेड्स उसे जेंटल और पैसिव बनाते हैं। मतलब सोर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट में ये अनमैच्ड है, लेकिन कोई भी ट्रेट उसे मैडनेस में जाने से रोक नहीं सकता। एक पल को तो एड्रियन खुद सोचता है कि क्या इसे दुनिया पर अनलीश कर देना चाहिए। आखिर वो फैसला करता है कि इतनी एस रैंक टैलेंट को वेस्ट करना बेवकूफ़ी होगी। स्लेव मेंटालिटी ट्रेट का फायदा उठाकर वो उससे एब्सोल्यूट लॉयल्टी की मांग करता है। अडेलिया कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि वो पहले से मेड है, लेकिन एड्रियन साफ करता है कि वो कुछ और चाहता है। वो चाहता है कि वो उसकी नाइट बने, अभी इसी वक्त। शाय और फ्रेजाइल लड़की मना कर देती है, खुद को इनसिग्निफिकेंट समझती है, लेकिन एड्रियन उसे उसके फैमिली की सच्चाई बताता है और कहता है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बदले में उसे बिना सवाल लॉयल्टी स्वेयर करनी होगी। अडेलिया पूछती है कि क्या वो सच में उसके फैमिली का ख्याल रखेगा। प्रिंस कंफर्म करता है और यहाँ तक ऑफर करता है कि वो उन्हें कैपिटल बुला देगा ताकि वो कभी भी मिल सके। ये सुनकर अडेलिया खुशी से भर जाती है और आर्विन की तरह ओथ लेती है। अब पूरी जिंदगी फर्स्ट प्रिंस की सेवा की कसम खाती है। एड्रियन ऑफिशियली उसे ऐसी सर्वेंट घोषित करता है जो बिना सवाल उसके ऑर्डर्स मानेगी। वो उसके हाथ पर हल्का सा पैट करता है और उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी आती है, लेकिन अंदर ही अंदर एड्रियन खुद भी अनईजी है। सोचता है कि क्या उसने सही फैसला लिया। पैलेस में उसके बारे में रूमर्स घूम रहे हैं। लोग फुसफुसाते हैं कि वो क्वाइट और अनस्टेबल है। बताते हैं कि पुराना प्रिंस हाई रैंकिंग नोबल्स के बच्चों को बुलाकर पीटता था और डंजन में डाल देता था। और अब नया स्कैंडल, उसने एक लोली मेड को पर्सनल नाइट बना लिया। किसी ने सोड तक नहीं पकड़ी थी। एड्रियन जानता है कि वो चाहे जो भी करे, लोग उससे नफरत करेंगे, क्योंकि ये बॉडी पहले जिस इंसान की थी उसकी रेपुटेशन बहुत गंदी थी। अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि वो अपने लिए हराम बना रहा है। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि हर कोई उसकी जिंदगी और उसके फैसलों पर हक जमाने लगा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक मेड को नाइट बनाना इतना बड़ा स्टॉर्म बन जाएगा। उसे लगता है सब लोग बस उसके फेल होने का इंतजार कर रहे हैं। वो अपने पिता को इमेजिन करता है, जो गुस्से में कह रहा होगा कि फिर से उसे अपने बेटे का मेस साफ करना पड़ रहा है। अपने अंकल को गालियां देते हुए सुनता है और छोटे भाई को सार्कास्टिक स्माइल के साथ खुद को सुपीरियर समझते हुए देखता है। एड्रियन इन सब सोचों में और गहराई से डूब जाता है, फ्रस्ट्रेशन और ड्रेड से दबा हुआ। तभी एक और मेड दौड़ती हुई आती है और बताती है कि क्वीन आ गई हैं। एड्रियन का दिल उछल जाता है। अंदर ही अंदर वो गॉड से दुआ करता है कि थोड़ी सी रहम कर दें और उसे बस थोड़ी देर की शांति मिल जाए। वो पहले ही बहसों और कांस्टेंट अटेंशन से थक चुका है और अब उसकी माँ आग में घी डाल देती है। वो उसे डांटती है कि उसे सच में लगा था कि वो सुधर गया है, लेकिन अब फिर से वही पुरानी गंदी आदतों में लौटता दिख रहा है। फिर वो ऐलान करती है कि अब वक्त आ गया है कि वो सोसाइटी में ठीक से उतरे और शादी करे। जैसे ही वो स्पाउस चुनेगा, वो सेटल हो जाएगा और पागलों की तरह भटकना बंद कर देगा। एड्रियन को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोल रही है, लेकिन क्वीन को फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में आवाज ऊंची करके कहती है कि माँ हमेशा सही होती है और उसे सुनना ही पड़ेगा। उसने तय कर लिया है कि उसे शादी करनी है तो वो करेगा। इतना कहकर वो पलट जाती है और चली जाती है, एड्रियन को शॉक में छोड़कर कि अब वो आगे क्या करे। बाद में एड्रियन अडेलिया को बुलाता है, जो साफ तौर पर नर्वस और डरी हुई है। वो उसके सामने बैठती है और पूछती है कि क्या उसे सच में माना मिलने वाला है। एड्रियन शांति से कंफर्म करता है कि उसे स्पेशल माना मिलेगा, एक माना हार्ट।
फिर वो अपनी माना से उसके बॉडी के अंदर एक हार्ट बनाता है। उससे याद आता है वो लेजेंडरी सोर्ड क्वीन, जिसे ये दुनिया भूल चुकी है, लेकिन वो नहीं, उससे हर डिटेल याद है। उसका रास्ता, तलवार का उसके हाथों में जिंदा होना और उसका एब्सोल्यूट ग्रेस। वो वही डेस्टिनी अडेलिया के अंदर जगाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है ये रास्ता उसी का है। माना हार्ट अडेलिया के अंदर बन जाता है और सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करती है कि इम्प्रिंट स्टेबल है। उसकी छाती से सॉफ्ट गोल्डन लाइट निकलती है और वो शॉक में फुसफुसाती है कि क्या यही माना की ताकत है। प्रोसेस खत्म होने पर एड्रियन बताता है कि यही माना हार्ट बनाने की रिफाइनमेंट मेथड है और उसे खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी अचानक एड्रियन जमीन पर गिर जाता है, नीज स्क्रैप हो जाती हैं। माना हार्ट बनाने की स्ट्रेन ने उसे पूरी तरह ड्रेन कर दिया है। अडेलिया दौड़कर मदद करना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है बस थोड़ा टायर्ड है। अडेलिया हिचकिचाती है और पूछती है कि उसने जैसे लोली मेड को क्यों चुना। एड्रियन के पास सवालों का पेशेंस नहीं बचा और वो उसे जाने को कहता है। जब वो नहीं जाती तो वो पलट कर पूछता है कि वो लॉस्ट पपी की तरह क्यों घूर रही है। अडेलिया सिर झुका देती है और डर के साथ रिस्पेक्ट मिलाकर कसम खाती है कि वो पूरी जिंदगी उसकी सेवा करेगी। ये जवाब एड्रियन को संतुष्ट कर देता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो उसका मास्टर है और अडेलिया इसे ऑनर की तरह लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचती है कि शायद वो इस प्रॉमिस को वैसे याद नहीं रखेगी जैसा वो समझ रहा है। कुछ दिन बाद कैल आकर बर्नार्डो एलेली की रिपोर्ट देता है। वो बताता है कि रॉयल गार्ड्स उसे एक इंसिडेंट में विटनेस के तौर पर ले गए हैं और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि ट्रायल से पहले कोई उससे नहीं मिल सकता। एड्रियन को अजीब लगता है कि यहाँ ट्रायल्स भी होते हैं और वो कैजुअली पूछता है कि क्या उसे भी अटेंड करना होगा। नाइट जवाब देता है कि रॉयल्टी कभी विटनेस नहीं बनती। एड्रियन को राहत मिलती है, लेकिन साथ ही अनईजी भी लगता है कि इस ट्रायल को इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है। बात करते हुए उसकी नजर अडेलिया पर जाती है। वो सीधे उससे पूछता है कि वो हाल में कैसी महसूस कर रही है। अडेलिया सरप्राइज में फ्रीज हो जाती है, उसे ऐसी कंसर्न की उम्मीद नहीं थी। फिर वो माना के बारे में पूछता है कि स्टेबल हुआ या नहीं। अडेलिया संभल कर कहती है कि हाँ। ये सुनते ही एड्रियन खड़ा हो जाता है और बिना सोचे कहता है कि अब से वो उसके साथ ट्रेनिंग में शामिल होगी। एड्रियन उसे कहता है कि जाकर कपड़े बदले और ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिले और क्लीनिंग रैग छोड़ दे, क्योंकि अब से वो नाइट है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर एड्रियन आराम से स्ट्रेचिंग कर रहा होता है कि तभी कोई उसे इंटरप्ट करता है, उसका अंकल बेलहार्ड। वो सवाल करता है और एड्रियन शार्प सैस में जवाब देता है। साफ दिख रहा है कि आज उसका मूड उससे निपटने का नहीं है। उसका ध्यान एक लड़की पर है जो मैदान में हाँफती हुई दौड़ रही है। एड्रियन अंकल से पूछता है कि क्या उसने रूमर्स सुने हैं और सीधे बोल देता है कि वो उसे नाइट बना रहा है। ये सुनते ही बेलहार्ड भड़क जाता है, इल्जाम लगाता है कि वो एक मेडन को जबरदस्ती नाइटहुड में घसीट रहा है और बेवकूफी में वक्त बर्बाद कर रहा है। एड्रियन पलटकर कहता है कि हमेशा की तरह उसके मामलों में टांग अड़ाना बंद करे। दोनों की बहस तेज होती जाती है। तभी एडेलिया 10वां लैप पूरा करके जमीन पर गिर जाती है। बेलहार्ड उसे देखता तक नहीं। कांपती हुई एडेलिया माफी मांगती है कि वो इतनी खराब रनर है। एड्रियन तुरंत उसे रोकता है और वुडन सोर्ड उसके हाथ में देता है। कहता है कि आज वो सिर्फ बेसिक स्टांसेस सिखाएगा। वो कुछ सिंपल मूवमेंट्स दिखाता है, स्टेडी और प्रिसाइज। फिर अडेलिया से ट्राई करने को कहता है। जो होता है वो सबको फ्रीज कर देता है। अडेलिया मूव करती है, उसके कदम स्मूथ हैं, पोस्चर परफेक्ट, सोर्ड हर मोशन के साथ ग्रेस से चलती है। बेलहार्ड और एड्रियन दोनों डिसबिलीफ में खड़े रह जाते हैं जब वो एक ही बार देखने में टेक्निक परफेक्टली कॉपी कर लेती है। खत्म करके वो सॉफ्टली पूछती है कि क्या सही किया। एड्रियन की रीढ़ में ठंड दौड़ जाती है। पहली बार उसे डर लगता है, इस रफ्तार से तो वो उसे बहुत जल्दी सरपास कर देगी। वो कड़वा सोचता है कि कंट्रोल तभी चलता है जब वीक स्ट्रांग से डरें, और अगर वो उससे आगे निकल गई तो खतरनाक हो सकती है। तभी वो देखता है कि बेलहार्ड उसे लालच भरी नजरों से घूर रहा है। एड्रियन आगे बढ़कर अंकल को हल्का सा धक्का देता है और वार्न करता है कि वो शांत रहे और उसके बारे में गंदे ख्याल न लाए। बेलहार्ड स्मर्क करता है और ताना मारता है कि एड्रियन तो अभी कुछ महीनों का नॉविस है और इतनी पोटेंशियल संभाल नहीं पाएगा। यहीं एड्रियन लाइन खींच देता है। उसका माना हार्ट भड़क उठता है, वही हार्ट जिसमें जायंट किंग, लाइट ड्रैगन और अनगिनत खून पीने वालों की गहराई है। उसकी सोल का हिस्सा जवाब देता है। लाल आग उसके चारों ओर लिपट जाती है और उसकी प्रेजेंस फट पड़ती है। वो कोल्ड अथॉरिटी के साथ डिक्लेयर करता है कि अडेलिया उसकी है और अंकल को चेतावनी देता है कि उसकी तरफ देखना या सोचना भी बंद करे, क्योंकि उसे नफरत है जब कोई जबरदस्ती वो चीज छीनना चाहता है जो उसकी नहीं है। उसी पल उसे महसूस होता है कि रियलिटी फिसल रही है। उसका अवेयरनेस अंधेरे और ठंडे स्टेट में चला जाता है जहां न लाइफ महसूस होती है न डेथ। उसे खतरा समझ आ जाता है। उसका बॉडी सोर्ड से मर्ज होने वाला है और उसकी सोल डिमोनिक ब्लेड ब्लैक हॉर्न में निगल ली जाएगी। एड्रियन खुद को खींचकर वापस लाता है।
इनर डीमन से लड़ता है और डिमोनिक पावर को फिर केज में बंद कर देता है। धीरे धीरे वो प्रिंस एड्रियन बनकर लौटता है, ठीक उस वक्त जब अंकल का भाषण खत्म हो रहा होता है कि कैसे एक साधारण नाइट 10,000 सैनिकों की जान बचा सकता है और एक महान नाइट सैकड़ों की ढाल बन सकता है। एड्रियन बैरली सुनता है। अब उसे अंकल सिर्फ फैमिली नहीं लगता, बल्कि फ्रंटियर कमांडर जो लाशों और युद्ध के बीच आर्मीज चलाता है। फिर भी उसे लेक्चर में कोई दिलचस्पी नहीं। उसकी इंडिफरेंस अंकल को फिर चिढ़ा देती है और वो उसे डांटने लगता है। तभी अदिलिया खुद बोलती है। वो डिक्लेयर करती है कि उसका शरीर और आत्मा एड्रियन की है और वो अंकल की बात नहीं मानेगी। एड्रियन को उसके रिजॉल्व पर हल्की सी गर्व की चिंगारी महसूस होती है और वो अंकल की तरफ स्मर्क कर देता है। एड्रियन शांति से कहता है कि उसकी ट्रेनिंग का ओरिजिनल गोल बस इतना था कि वो उसका वेट कम करा दे, और अब जब वो यहाँ तक पहुंच चुकी है तो उसे सिखाने को कुछ खास बचा ही नहीं। वो अंकल से साफ कह देता है कि उसके काम में दखल देना बंद करे और चला जाए। अंकल गुस्से में स्टॉर्म आउट कर जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो पैलेस आता रहता है। दूर से अडेला को ऑब्जर्व करता है। एड्रियन ने उसे स्ट्रिक्टली मना कर रखा है इंटरफियर करने से, इसीलिए वो बस खामोशी से देख सकता है। उस एरोगेंट आदमी को चुपचाप स्ट्रगल करते देखना एड्रियन को अजीब तरह से एंटरटेनिंग लगता है। कुछ देर बाद अदिला फिर से सोर्ड लेकर स्टैंस लेती है और एड्रियन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसने सोर्ड का रेनेसांस सीख लिया है। एड्रियन तालियां बजाता है, सच में इम्प्रेस्ड होकर, और पहली बार अडेला खुद भी प्राउड दिखती है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। अंकल फिर टोकता है और पूछता है कि क्या उसने उसे मैनाहार्ट भी सिखा दिया है। एड्रियन के कंफर्म करते ही अंकल फट पड़ता है, चिल्लाकर इल्जाम लगाता है कि वो उसे बेकार ट्रिक्स सिखा रहा है और असली चीजें अपने पास रख रहा है। एड्रियन पलटकर उसे तुरंत निकलने का आदेश देता है। अंकल उसे कर्ज करता है कि एक बेहतर रास्ता था, कि अडेला की पोटेंशियल इमेजिनेशन से भी ज्यादा थी, जिसे एड्रियन ने बर्बाद कर दिया। एड्रियन काम रहता है और बॉडीगार्ड से कहता है कि उसे बाहर ले जाए। अंकल लोली गार्ड के हाथ लगने से मना करता है और खुद ही गुस्से में निकल जाता है। सब शांत होने के बाद अडेला धीरे से पूछती है कि क्या वो सच में सिर्फ पेटी ट्रिक्स ही सीख रही है। एड्रियन साफ मना करता है और कहता है कि उसका अंकल खुद नहीं जानता वो क्या बोल रहा है। एड्रियन समझाता है कि इस मॉडर्न एरा के लोग भूल चुके हैं कि असली मानाहार्ट क्या होता है। अगर नहीं भूले होते तो उसे टूटी हुई जूतियों की तरह फेंक नहीं देते। वो भरोसे के साथ कहता है कि बहुत जल्द उसे माना की असली ताकत दिखेगी। कुछ देर बाद ट्रेनिंग ग्राउंड पर अंकल वापस आता है और एड्रियन के सामने वुडन सोर्ड रख देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ सिंगल रिंग यूज करेगा और अगर एड्रियन उसे आधा कदम भी पीछे करने में सफल हुआ तो वो उसकी नॉलेज और पावर को मान लेगा। एड्रियन सोर्ड उठाता है और शांत होकर पूछता है कि बेट क्या है। अंकल जवाब देता है कि अगर एड्रियन जीता तो वो उसकी एक विश पूरी करेगा, कुछ भी, यहाँ तक कि फैमिली की सीक्रेट टेक्निक्स भी। ये एड्रियन की असली चाह नहीं है, लेकिन वो बिना हिचक एक्सेप्ट कर लेता है। एड्रियन तुरंत चार्ज करता है, सीधा अंकल की गर्दन पर वार करता है। अंकल स्मर्क करता है और कहता है कि उसे पहले से पता था कि वो नेक पर जाएगा। एड्रियन बार बार थ्रोट पर हमला करता है। हर स्ट्राइक तेज और शार्प होती है, लेकिन अंकल आसानी से डॉज करता रहता है। आखिर वो एड्रियन की सोर्ड रोककर हल्का सा पीछे धकेलता है और पूछता है कि बस इतना ही है क्या। फिर उसे पुश करके ताना मारता है कि क्या वो ऑलरेडी हार मान गया। एड्रियन दांत पीसता है। उसे अंकल बेहद अनोइंग लगता है, लेकिन वो एक बात नहीं झुठला सकता, ये आदमी डरावना, स्ट्रांग और स्मार्ट है। वो इंतजार कर रहा है कि एड्रियन माना निकाले ताकि वो उसे और क्रशिंग तरीके से हरा सके, लेकिन एड्रियन उसे वो सेटिस्फैक्शन नहीं देने वाला। वो खुद से बोलने लगता है कि कैसे 400 साल पहले काउंटलेस माना हार्ट्स थे और नाइट्स ने अनबिलीवेबल फीट्स किए थे। फिर बाद में जैसे ही कोई नया यूजफुल स्किल आया, सबने माना हार्ट को भूलकर वही अडॉप्ट कर लिया। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि माना चेन्स माना हार्ट से बेहतर तरीका है। बेलहार्ड ये बड़बड़ाहट सुनकर पूछता है कि वो कहना क्या चाहता है। एड्रियन शांत होकर जवाब देता है कि वो इस सोच से पूरी तरह डिसएग्री करता है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि माना हार्ट वीक था, प्रॉब्लम ये थी कि उसका मालिक वीक था। वो साफ कहता है कि हर माना हार्ट फ्रैजाइल या इंफीरियर नहीं होता। फिर वो बेलहार्ड से पूछता है क्या उसने कभी हीरोइक मार्शल पोएम के बारे में सुना है। बेलहार्ड झुंझलाकर कहता है कि बातें बंद करे। ट्रेनिंग ग्राउंड तलवारों और घूंसे बदलने की जगह है, गाने और कविताओं की नहीं। एड्रियन बस स्मर्क करता है और कहता है कि वो मूर्ख है जो माना हार्ट को लो लेवल टेक्निक कह रहा है। इसके साथ ही एड्रियन वो कविता बोलना शुरू करता है जो उसके सीने में गहराई से खुदी हुई है। वो 100 लड़ाइयों की कहानी गाता है, 20 ट्रेनीज की जो हीरोइक मार्शल बनने का सपना देखते थे। हर लाइन के साथ उसके अंदर पावर बहने लगती है। उन जीतों की ताकत उसके शरीर, उसकी बाहों और आखिर में उसकी तलवार में भर जाती है। धीरे धीरे तलवार चमकने लगती है जैसे कविता का जवाब दे रही हो। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि पोएम ऑफ स्पारिंग एक्टिवेट हो चुकी है और माना एड्रियन के चारों ओर बह रही है। लेकिन बेलहार्ड अनइम्प्रेस्ड रहता है। वो कहता है कि एड्रियन जो भी करे
फर्क नहीं पड़ेगा। माना हार्ट कभी माना चेन से ऊपर नहीं जा सकता। एड्रियन चार्ज करता है, बेलहार्ड आसानी से डॉज करता है। रिंग की माना हार्ट की फ्लो को उल्टा धकेल देती है और एड्रियन थोड़ा पीछे उड़ जाता है। लेकिन सच ये है कि इस कविता को मास्टर करने के लिए एड्रियन ने 100 से ज्यादा बार ट्रेनिंग की है और 1000 बार रिंग की माना झेली है। उन मैचेस में उसने 1000 वेव्स ऑफ अपोजिंग माना झेली हैं। वो फिर स्ट्राइक करता है, तलवार स्टेंड ऐसी की ताकत छोड़ती है। ब्लेड अब पूरी तरह अलाइव लगती है, लेकिन बेलहार्ड फिर डॉज कर जाता है। एड्रियन लगातार हमला करता है और पहली बार बेलहार्ड के चेहरे पर चिंता दिखती है। बेलहार्ड अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके एड्रियन को दूर फेंक देता है और कहता है कि वो एरोगेंट है जो सोचता है कि सारे मैना हार्ट्स बराबर नहीं होते। वो तलवार जमीन में पटकता है, एक्सप्लोजन होता है और एड्रियन दीवार से जा टकराता है। बेलहार्ड ऐलान करता है कि वो इस फाइट से बोर्ड हो चुका है और वो जीत चुका है। लेकिन एड्रियन समझ चुका है कि कॉमन रैंक पर हीरोइक मार्शल पॉइंट्स काफी नहीं होते। वो उठते हुए 400 साल पुराना इतिहास याद करता है। कैसे पुराने नाइट्स ने गलती की। उन्होंने अपने डिसेंडेंट्स के लिए कोई दुश्मन नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा कि उनकी कहानियां, सोर्ड टेक्निक्स, हार्ट की धड़कनें और कविताएं हमेशा जिंदा रहेंगी। लेकिन नई दुनिया ने ड्रैगन्स और जायंट किंग्स के गानों को मिथ बना दिया। बेलहार्ड सुनता ही नहीं, उसे लगता है एड्रियन डे ड्रीम कर रहा है। एड्रियन थक जाता है और उसे एरोगेंट फूलिश नाइट समझता है। तभी ब्लैक हॉर्न का डिमोनिक अंधेरा एड्रियन की आंखों पर छा जाता है। वो कहता है कि अगर बेलहार्ड को असली ताकत नहीं समझ आती तो वो उसे सिखाएगा। डीमन हैंड्स उसके शरीर और दिमाग को घेर लेते हैं। वो ड्रैगन स्लेइंग पोएम चांट करता है। पावर इतना ज्यादा है कि उसका शरीर कांपने लगता है। कुछ वर्सेस उसकी रैंक की वजह से ओमिट हो जाते हैं, लेकिन एक पावरफुल वर्स बच जाता है जिसे वो बार बार दोहराता है। उस वर्स की एनर्जी सीधे बेलहार्ड पर टकराती है। एड्रियन हमला करता है और बेलहार्ड समझ जाता है कि अगर ये चला तो वो मर सकता है। एक और एक्सप्लोजन होता है। एड्रियन जमीन पर जा गिरता है। डस्ट के बाद बेलहार्ड सच बताता है। वो सिंगल रिंग नहीं बल्कि फुल पेंटागन ऑफ रिंग्स यूज कर रहा था। लेकिन एड्रियन खुश हो जाता है। चारों रिंग्स एक्टिव होने के बाद भी उसकी सोर्ड अनटच्ड है, माना हार्ट की ताकत से रिंग की माना को काटती हुई। वो उठता है। बेलहार्ड स्टन्ड और कंफ्यूज्ड रह जाता है। उसने सोचा था रिंग की माना सुपीरियर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एड्रियन सीधे उसकी आंखों में देखकर शांत और फर्म आवाज में कहता है, तुम हार चुके हो। बाद में ड्रैगन का गीत और तलवार उसकी फ्रैजाइल ह्यूमन बॉडी को तोड़ देते हैं। वो चादरें पकड़कर दर्द से कराहता है। गेस्टा सेंटोरम को कोसता है। उसे पता है ये दर्द उसी की कीमत है। गेस्टा सेंटोरम, डिकैपिटेटेड ड्रैगन की कविता की ताकत खींचने की। उसका शरीर बिखरा हुआ है, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं। ये उसकी पहली मार्शल फीट थी जो उसने पूरी तरह खुद हासिल की थी और उसे इस पर गर्व है। एड्रियन बार बार दिल से वही कविता दोहराता रहता है। सिस्टम दिखाता है कि उसका रैंक गॉड ऑफ ड्यूअल्स थोड़ा सा बढ़ गया है और उसे लगता है कि ये थर्ड प्रिंस के ड्यूअल के लिए काफी होगा। तभी अडीलिया दौड़ती हुई आती है, खुशी से चमकते चेहरे के साथ, क्योंकि वो होश में लौट आया है। वो बताती है कि उसके कोलैप्स के बाद क्वीन बेलहार्ड पर कितनी गुस्सा हुई थी, इतना कि उसने उन्हें पहले कभी ऐसा नहीं देखा। अंदर ही अंदर एड्रियन को थोड़ी खुशी होती है। सोचता है कि अंकल को क्वीन से डांट पड़ना बिल्कुल सही था। अडेलिया ये भी बताती है कि बेलहार्ड ने कहा है कि जैसे ही एड्रियन जागे उसे बताया जाए। एड्रियन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो लेटते हुए कहता है कि बस इतना जानना काफी है और उसे आराम करना है। उसे पता है कि अगर उसने गेस्टा सैंक्टोरम के एक्सेसिव यूज से डैमेज्ड स्पिरिट को ठीक से रिकवर नहीं किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पास्ट रियलिटीज उसकी यादों में घुल जाएंगी, रियलिटी की बाउंड्री टूट जाएगी और वो फिर से सोर्ड की मेमोरीज में फंसकर पागल बन जाएगा। सिर्फ उस खाई के बारे में सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती है। फिर वो अडेलिया को उसके एंसेस्टर एग्नेस बॉर्न के बारे में बताता है, लेजेंडरी सोर्ड क्वीन, और कहता है कि उसे भी गेस्टा सेंटोरम की ताकत इनहेरिट करनी चाहिए। अडेलिया सोचती है कि उसकी एंसेस्टर कितनी इनक्रेडिबल रही होगी। एड्रियन समझाता है कि पोएम से पूरा फायदा उठाने के लिए उसे अभी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। वो उससे पूछता है कि वो सच में क्या सीखना चाहती है। अडेलिया शॉक में फ्रीज हो जाती है, हकलाने लगती है, फिर अचानक दिल की बात बोल देती है। वो एड्रियन की तलवार बनना चाहती है। ये सुनकर एड्रियन पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है। कुछ गेस्टा सैंक्टोरम ट्रम्पेट की आवाज से शुरू होते हैं, कुछ किसी प्लेन पर पहले कदम से और कुछ एक हार्टफेल्ट ओथ से, जैसा ओथ अडेलिया अभी उसके सामने ले रही है। वो कसम खाती है कि अपनी जान भी उसके लिए दे देगी और अपनी हर चीज 5 बातों में समर्पित करेगी। सिस्टम दिखाता है कि वो पॉइंट ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफर कर रही है। एड्रियन उसकी शक्ति महसूस करता है। उसे समझ आता है कि ये एडेलिया का अपना गेस्टा सैंक्टोरम है और इससे एक नया पॉइंट ऑफ डोमिनेशन बन गया है। ये मास्टर और सर्वेंट के बीच एक लिंक है।
और एड्रियन हिल जाता है। सोर्ड क्वीन की डिसेंडेंट ने उसके सामने ऐसा मिरेकल बना दिया जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो मुस्कुराता है, सोचता है कि अब उसके पास कितनी ताकतें होंगी। जब तक एडेलिया की सबॉर्डिनेशन उसी पर है, उसकी ग्रोथ भी उसे फायदा देगी। वो उसका शुक्रिया अदा करता है और एडेलिया उसे एडमिरेशन से देखती है। एड्रियन अभी नहीं जानता कि वो उसे किस तरह फायदा देगी, लेकिन उसे फ्यूचर को लेकर अजीब सा भरोसा हो जाता है। कुछ दिन बाद एड्रियन किंगडम में बोर्ड बैठा है। उसकी माँ आती है और पूछती है कि अब वो बेहतर महसूस कर रहा है या नहीं। एड्रियन को ऐसे सवाल पसंद नहीं। वो उन लोगों से ऑकवर्ड रहता है जिन्हें ओरिजिनल बॉडी वाला इंसान चेरिश करता था। माँ पूछती है कि क्या वो अंकल से नाराज है, फिर उसे डिफेंड करने लगती है कि वो असल में बुरा नहीं है, बस रफ है। एड्रियन कहता है कि उसे ऐसा महसूस नहीं होता, तो माँ चिल्लाती है कि उसे ऐसा महसूस करना चाहिए। एड्रियन कंफ्यूज्ड हो जाता है कि वो चाहती क्या है। उस दिन जब उसने अंकल की प्राइड तोड़ी थी, उसी दिन उसने उसके दिमाग में एक हार्ट डीमन डाल दिया था। अगर बेलहार्ड उसे ओवरकम नहीं कर पाया तो वो डीमन बढ़ेगा और उसकी प्राउड मार्शल पावर्स खत्म हो जाएंगी। एड्रियन को इसके कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं, ये उसका नुकसान होगा। माँ कहती है कि अंकल ने पूरी जिंदगी तलवारों के साथ बिताई है, इसलिए उसका दिमाग भी रफ हो गया है। लेकिन हाल ही में बेलहार्ड एड्रियन को पसंद करने लगा है और उसी ने किंग को मनाकर उसका कन्फाइनमेंट जल्दी हटवाया था। और जैसे ही वो हटा, एड्रियन ने टैंट्रम कर दिया, जिससे अंकल फिर मुश्किल में पड़ गया। एड्रियन को तब एहसास होता है कि उसके अंकल के गुस्से के पीछे लेजिट रीजंस थे। फिर भी वो अंदर से एक स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह सोचता है, उसने मेरे लिए किया ही क्या है। रिकवरी के दौरान एक बूढ़ा स्कॉलर बुलाया जाता है, नाम है निकोलो मार्चेडेल, उसे ट्यूटर बनाने के लिए। नेचुरली एड्रियन लियोनबर्गर कोऑपरेट करने से मना कर देता है। निकोलो, कार्ल और अदीलिया देखते रहते हैं जब प्रिंस फर्श पर लौटते हुए टैंट्रम फेंकता है। निकोलो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पॉइल्ड प्रिंस सब गलत समझ लेता है। थोड़ा काम होने के बाद एड्रियन कहता है कि उसे किसी लेसन की जरूरत नहीं, वो सब जानता है। निकोलो अल्टरनेटिव देता है, बस बातचीत कर लेते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। अगर एड्रियन साबित कर दे कि उसे किसी मदद की जरूरत नहीं, तो निकोलो दोबारा कभी नहीं आएगा। दिन के अंत तक प्रिंस पूरी तरह एकेडमिक डिबेट में डूब चुका होता है, मैन की नेचर, सत्ता, सोसाइटी, सब पर। निकोलो उसे एक किताब भी सजेस्ट करता है जिसमें रूलर और सब्जेक्ट का रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट की तरह बताया गया है। मोनार्क ताकत देता है और लोग लॉयल्टी से उसे थ्रोन पर बनाए रखते हैं। ग्रुहान की जिंदगी जीने के बाद एड्रियन को लगता है कि रिश्ते हमेशा गिव एंड टेक होते हैं, पता ही नहीं चलता और पूरा दिन निकल जाता है। निकोलो सेशन खत्म करता है और गुड बाय बोलता है। प्रिंस कान से कान तक मुस्कुरा रहा होता है, इतनी मजेदार बातचीत उसने कभी नहीं की थी। दरवाजा बंद होते ही उसे रियलाइजेशन होता है, उसे पूरी लेक्चर में फिनेस कर दिया गया था। बूढ़ा आदमी चालाक था, लेकिन निकोलो भी हैरान था कि फर्स्ट प्रिंस रूमर्स से कितना अलग निकला। ट्रेनिंग बैंड है और लेसन खत्म, शेड्यूल खाली है और बोर्डम शुरू। तभी गेस्ट आता है, अंकल बेल बलोरहार्ड। अडीलिया उसे अंदर लाती है। कुछ दिन पहले वाली स्पारिंग के बाद बेल बहुत खराब हालत में है। इनर डीमन अब तक उसे छोड़ नहीं पाया। आज वो सिर्फ अपॉलॉजी देने आया है। उसने खुद से किया वादा तोड़ा और प्रिंस को चोट पहुंचा दी। कोई एक्सक्यूज नहीं देगा। भले ही चोट ओवर एक्सर्शन से हुई थी, लेकिन रॉयल को चोट पहुंचाने का गिल्ट उसे खा रहा है। गलती सुधारने के लिए बेल ऑफर करता है। एड्रियन जो चाहे मांग ले, वो देगा, चाहे आर्म्स या आंखें ही क्यों न देनी पड़े। एड्रियन को इस टैलेंटेड आदमी पर दया आ जाती है और वो जेनरस बन जाता है। वो बस एक चीज मांगता है, थोड़ा बाहर जाना। कन्फाइनमेंट खत्म हो चुकी है तो उसे घूमने का हक है। वो कोई वन डे ट्रिप नहीं चाहता, वो कैपिटल से काफी दूर जाना चाहता है। प्लानिंग में समय लगेगा और बहुत दूर भी नहीं जा सकते। बेल एक्सेप्ट करता है और तुरंत व्यवस्था में लग जाता है। अंकल के जाने के बाद एड्रियन कार्ल के साथ अकेला होता है। कार्ल सोचता है बॉस कुछ इंसेन मांग लेगा, लेकिन एड्रियन बस चाहता था कि बूढ़ा स्टिफ और पैथेटिक बिहेव करना बंद करे। तभी अडीलिया एक लेटर लेकर आती है, लेडी आर्विन केजन का अपडेट। उसे छोटा ब्रेक थ्रू मिला है और वो जल्द मिलने आएगी। शॉर्ट, स्वीट और परफेक्ट टाइमिंग वाली गुड न्यूज। 5 दिन बाद बेल मैसेज भेजता है कि सब रेडी है। 2 दिन और गुजरते हैं और डिपार्चर का दिन आ जाता है। पहला इलाका जिससे वो गुजरेंगे उसका नाम है एलन। एड्रियन एक्साइटमेंट में बैठ नहीं पा रहा। एलन काउंटी रॉयल पैलेस का बेस्ट आर्मामेंट हब है। आयरन माइन, हाई क्वालिटी मटेरियल और ब्लैकस्मिथ गिल्ड सब वहीं है। रॉयल फैमिली को मिलने वाले आधे से ज्यादा वेपन्स और आर्मर्स एलन से ही आते हैं। एड्रियन का लेवल हाल में काफी बढ़ चुका है और अब उसे खुद के लिए एक नई ब्लेड चाहिए। ओरिजिनली वो रॉयल आर्मरी से सोर्ड लेने वाला था, लेकिन किंग के रॉयल ऑर्डर ने उसे रोक दिया। फैट प्रिंस की हालत सोचकर वो अपने पिता को ब्लेम भी नहीं कर सकता। कम से कम पैलेस के बाहर तो वो प्रॉपर वेपन ढूंढ ही सकता है। सरप्राइजिंगली एंक इस ट्रिप को बहुत सीरियसली ले रहा था। इस तरह लगभग 20 दिन की जर्नी शुरू हुई। कैपिटल से 3 दिन बाद पहला स्टॉप एलन।
फिर 2 दिन में आयरन लायन कैसल। फिलहाल एड्रियन 3 दिन से कैरेज में फंसा हुआ है, बोर्डम से मरता हुआ। सामने आर्डिलिया बैठी है, लेकिन वो भी कोई एंटरटेनमेंट नहीं, तो वो माना हार्ट चेक करने लगता है। ड्रैगन स्लेइंग पोएम के ओवर यूज से उसका टैंक खाली था, अब धीरे धीरे भरना सेफ है। कैरेज की वाइब्रेशन, ठंडी हवा और नाइट्स की चैटर से पैदा हुई माना की स्पेक्स को वो एब्जॉर्ब करता है और माना हार्ट रिफिल कर लेता है। शॉकिंगली इस बार बना हुआ माना हार्ट पहले से काफी बड़ा है। ये उस ग्रेटर विल की झलक है जो उसने पोएम फोर्स करके निकाली थी। उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिटेटिवली बदल चुका है। माना हार्ट एक्सपैंड हुआ, स्टोरेज बढ़ी, अनकन्वेंशनल तरीके से वो सोर्ड एक्सपर्ट के लेवल तक पहुंच गया। अथॉरिटीज की कुछ लिमिट्स हट गईं। थर्ड आई और थर्ड ईयर काफी अपग्रेड हो चुके हैं। सिर्फ एक मेडिटेशन सेशन ने उसे पूरी तरह नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। हर मूवमेंट में वो फर्क महसूस कर सकता है। 3 दिन बाद कैरावैन आखिर एलेन पहुंचती है। फर्स्ट प्रिंस का ग्रैंड स्वागत होता है। सिटी लॉर्ड के बेटे एडगर और टॉरेंस एलन खुद एस्कॉर्ट करते हैं। एडगर पहले सबको रूम्स दिखाने की पेशकश करता है। एलन मैंशन में घूमते हुए एड्रियन समझ जाता है कि ये आर्मामेंट हब क्यों कहलाता है। हर जगह वेपन्स लगे हैं, लेकिन ध्यान से देखो तो ये बस फ्लैशी जंक हैं, असली लड़ाई में बेकार। एड्रियन को शक होने लगता है कि उसे यहाँ कुछ खास मिलेगा भी या नहीं, इसीलिए वो ब्लैकस्मिथ गिल्ड ले चलने को कहता है। एडगर खुशी से मान जाता है और रास्ते में वार्न करता है कि ब्लैकस्मिथ्स रफ और स्टबर्न होते हैं, काम में डूबे हों तो लॉर्ड भी आए तो ध्यान नहीं देते। क्राफ्ट्समैन स्पिरिट रिस्पेक्ट करने पर लंबा लेक्चर से मिलता है। फौज में घुसते ही भट्टी की हीट और लोहे की आवाज से माहौल भर जाता है। फ्लेम्स गरजती हैं, बेलोज फुफकारते हैं। ब्लैकस्मिथ्स आग और आयरन को परफेक्ट हार्मनी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी एक खास रिदम एड्रियन का ध्यान खींच लेता है। बीच में एक बूढ़ा आदमी सोर्ड फोर्ज कर रहा होता है और हर हैमर स्ट्राइक उसे ग्रुहोन की पहली मेमोरी याद दिला देती है। अदीलिया उसके चेहरे से पसीना पोंछती है, उसे नॉस्टैल्जिया से बाहर लाती है। बाकी सारे ब्लैकस्मिथ्स काम रोककर प्रिंस को ग्रीट करते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बिना रुके काम करता रहता है। एडगर उसे इंट्रोड्यूस करता है, सैक्सन, ब्लैकस्मिथ गिल्ड का हेड। एड्रियन को इससे कोई फर्क नहीं, वो बस उस मास्टर को देखना चाहता है। सैक्सन रॉयल्टी खुश करने के लिए बूढ़े पर चिल्लाता है कि काम रोको और प्रिंस को रिस्पेक्ट दो। एड्रियन को मजबूरन उस सन ऑफ ए का मुंह पकड़कर चुप कराना पड़ता है। खाली वर्क बेंचेस और बाकी ब्लैकस्मिथ्स के अनकंफर्टेबल चेहरे देखकर साफ है कि सैक्सन ने माहौल पूरी तरह खराब कर दिया है। लगता है गिल्ड का हेड बिना पूछे ही सबको बाहर खींच ले गया था। रिस्पेक्ट दिखाने के नाम पर उसने ब्लैकस्मिथ से वापस काम पर लगने की गुजारिश की। सब अपने अपने स्टेशंस पर लौटे और प्रिंस फिर से पूरी तरह लॉक इन हो गया एब्सोल्यूट सिनेमा देखने में। वो बस वहीं खड़ा रहा, शर्टलेस बूढ़े आदमी को देखता हुआ जो गर्म स्टील पर बार बार हथौड़ा चला रहा था। एड्रियन पूरी तरह इस प्रोसेस में डूब गया था। इतने सालों से वो जलती हुई दुनिया के बीच जी रहा था, लेकिन उसने ऐसा एहसास पहले कभी नहीं किया था। फॉर्ज से निकलने के बाद एडगर बताता है कि वो बूढ़ा आदमी पिछले आधे साल से एक ही सोर्ड को बार बार फॉर्ज और मेल्ट कर रहा है। उसने जितनी भी तलवारें बनाई हैं सब मास्टरपीसेस थीं, फिर भी वो हर बार उन्हें पिघला देता था। पिछले 1 महीने से तो वो ठीक से सोया भी नहीं, पूरी तरह काम में डूबा हुआ। उम्र को देखते हुए ये काफी चिंता की बात थी। एलेन पहुंचने के बाद कई दिनों तक प्रिंस रोज सुबह फौज जाता और रात को देर से लौटता, बस चुपचाप मास्टर आर्टिजन को वही इंटेंस रूटीन दोहराते देखता रहता। फर्स्ट प्रिंस की अराइवल से जो टेंशन बनी थी, उसके उलट उसने कोई इंसिडेंट नहीं किया। एलेन में उसका स्टे आखिरी दिन तक पहुंच गया। डिपार्चर के दिन मास्टर आर्टिजन और भी ज्यादा जोर से काम कर रहा था। एड्रियन चाहता था कि फाइनल प्रोडक्ट देखे बिना न जाए, लेकिन कब तक बनेगा कौन जाने। मजबूरी में रिग्रेट के साथ निकलने की तैयारी करता है। डिपार्चर से 1 रात पहले एड्रियन फेयरवेल बैंकेट रखवाता है। अगली सुबह एडगर दौड़ता हुआ आता है, चिल्लाते हुए कि मास्टर आर्टिजन की सोड पूरी हो चुकी है। प्रिंस हाइपर होकर फौज भागता है और बूढ़े आदमी को एक मैजेस्टिक वेपन पकड़े देखता है। वो बड़े प्यार से उसकी धार साफ कर रहा था। पूरी तरह तैयार होने पर मास्टर आर्टिजन खुद वो वेपन प्रिंस को सौंप देता है। ब्लेड को देखते हुए एड्रियन के दिमाग में एक ही इमेज बनती है, सूरज की तरह गर्म होकर बनी तलवार जो ठंडी होकर रॉयल क्रिम्सन जैसी चमक रखने लगी। एक ऐसी सोड जो सूरज जैसी है और राजा का जन्म हो चुका है। नेमिंग के लिए आर्टिजन ने नाम सुझाया, डामारोंग। आर्टिजन के लिए इसका मतलब ट्वाइलाइट था, लेकिन एड्रियन के लिए ये डॉन थी। वेपन सौंपते ही बूढ़े आदमी की ताकत जवाब देने लगती है। गिरने से पहले एड्रियन उसे पकड़ लेता है। उसकी कमजोर पल्स महसूस कर वो 1 रात और एलेन में रुकने का फैसला करता है। डेथ बेड पर आर्टिजन बताता है कि जिस दिन उसने प्रिंस को काम देखते देखा, उसी दिन उसके दिमाग में ये सोर्ड बन चुकी थी, जैसे किस्मत ने गाइड किया हो। सोर्ड ने खुद अपना जन्म का दिन चुना था। ये जानकर कि आर्टिजन अब आखिरी सफर पर है, ग्रुहन अपना सीक्रेट बता देता है। सरप्राइजिंगली बूढ़ा आदमी इसे शांति से स्वीकार कर लेता है। ब्लैकस्मिथ और एक पूर्व सोर्ड
दोनों एक दूसरे का दिल समझ सकते थे। अपनी आखिरी इच्छा में उसने कांपते हाथ से कहा कि वो आखिरी बार उस तलवार को पकड़ना चाहता है। हैंडल पकड़कर उसने तलवार को ब्लेस किया कि वो उतनी ही महान बने जितना उसका मालिक कभी था। एड्रियन ने वादा किया और बूढ़ा आदमी हमेशा के लिए चला गया। सुबह होते ही एडगर नए सोर्ड डामरांग को पॉलिश कराने आता है और प्रिंस को समझाने लगता है कि ये तलवार प्रैक्टिकल नहीं है, उसे मैजिक सोर्ड इस्तेमाल करनी चाहिए। वो एक मिड ग्रेड मैजिक सोर्ड दिखाता है। एड्रियन उसकी चाल समझ जाता है और शेमलेसली मैजिक सोर्ड भी ले लेता है, लेकिन डैमरांग छोड़ने से मना कर देता है। एलन फैमिली की लॉयल्टी याद दिलाकर वो एडगर पर प्रेशर डालता है। बेचारा नोबल कुछ नहीं कर पाता। 2 कीमती हथियार मुफ्त में गंवा बैठता है और बिना किसी देरी के कैरावैन आखिर आगे बढ़ जाता है। कैवलरी पूरी रफ्तार से आगे निकल गई, जबकि कैरेजेस और इन्फेंट्री नपे तुले पेस में पीछे आ रहे थे। डिले पूरा करने के लिए सबको तेज चलना था। कैरेज की तरफ जाते हुए प्रिंस की टक्कर अंकल बेल से हो गई। एलन में दोनों मुश्किल से मिले थे क्योंकि बेल किसी अलग काम में व्यस्त था। अब प्लान ये था कि नाइटफॉल से पहले आयरन लायन फोर्ट्रेस पहुंचना है। फनी बात ये थी कि प्रिंस को घोड़े पर सवारी करना आता ही नहीं था। वो पता नहीं कितने साल लिटरल सोर्ड रहा था, तो घोड़ा चलाना कैसे आता। आयरन लायन का असल का रास्ता पूरा केओस था। रास्ते में ही उसे राइडिंग सीखनी पड़ी। बहुत सारी उल्टियां, पागल घोड़े की व्हीलीज और बेवजह के मोड़। हाफ डे का सफर फुल दिन में पूरा हुआ। हाउस ऑफ वोल रोडन के आयरन लायंस की प्रेस्टीज वेलकम पार्टी में साफ झलक रही थी। ये लायंस उम्मीद से ज्यादा स्पिरिटेड थे। वजह साफ थी, उनकी गॉडेस एक वेस्ट्रल प्रिंस के साथ चली गई थी। लायंस को प्रोवोक करने के लिए एड्रियन सीधे आर्विन की तरफ बढ़ा। सामने आते ही आर्विन घुटने टेककर अपने लॉर्ड को सल्यूट करती है। आयरन लायंस वहीं उस पर झपटने को तैयार हो गए, लेकिन अडीलिया बायरन भी तुरंत रिएक्ट कर गई। अगर इस वक्त वो हॉस्टिलिटी में बह जाती तो बहुत बुरा होता। प्रिंस को उसकी बॉइलिंग मर्डरस रेज शांत करनी पड़ी। लकीली उसकी सबसर्वियंस काफी डेवलप हो चुकी थी। एड्रियन आर्विन से कहता है कि वो उसके साथ कहीं और चले। अभी बहुत सी बातें हैं जो शेयर करनी बाकी हैं और बेहतर होगा कि पीछे लायंस भी साथ आएं। पहला स्टॉप था ट्रेनिंग ग्राउंड। प्रिंस आयरन लायंस को एक्शन में देखना चाहता था। उसने ओपन चैलेंज दे दिया, जो भी हिम्मत रखता हो आगे आए। लेकिन फर्स्ट प्रिंस का स्टेटस भारी पड़ रहा था, इसलिए उसने लियोन बर्गर नाम की कसम खाकर कहा कि आज किसी ड्यूएल के नतीजों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जब ये भी काम नहीं आया तो उसने ट्रैश टॉक शुरू कर दी। अगर कोई सामने नहीं आता तो वर्ल्ड रिनाउंड रेप्यूटेशन सिर्फ ब्लफ है ना। आखिर डेल ऑफ हाउस डेनेंट उठ खड़ा हुआ, बोला कि वो रिप्रेजेंट करने लायक नहीं है, लेकिन कोशिश करेगा। प्रिंस खुश था कि कोई तो रेज बेट में फंसा। डेल वुडन सोर्ड लेकर चार्ज करता है। एड्रियन पहला ही वार इतना जोरदार करता है कि डेल अंदर से हिल जाता है और कीचड़ में घिसटता हुआ गिर पड़ता है। 1 डाउन। फिर लाइन लग गई। पॉल रॉथ 3 साल का बिना फाइट के उड़ गया। हार्ली 5वें साल का, सोचा सॉस है, नहीं था। जूडिथ भी गिरा। इक्वल राइट्स, इक्वल फाइट्स। हाफ दिन तक ये मैसेकर चलता रहा। प्रिंस को एक स्क्रैच भी नहीं आया। अप्रेंटिसेस खत्म होने के बाद एड्रियन का मन ऑफिशियल आयरन लायंस से भिड़ने का हुआ और आग लगाने के लिए वो ऐलान कर देता है कि आर्विन उसके साथ वापस जाएगी। आर्विन बिना हेजिटेशन मान जाती है। बस यही काफी था कि एक ऑफिशियल नाइट उठ खड़ा हुआ। उसने सुना था प्रिंस को गैम्बलिंग पसंद है, तो उसने बेट सजेस्ट की। एड्रियन ने तुरंत रोक दिया। आर्विन कोई प्राइज नहीं है, कुछ और वेजर करो। उसने ट्रेनिंग सोर्ड फेंकी और कार्ल से रियल ब्लेड मांगी। मैजिक सोर्ड निकालकर दांव पर रख दी। सबको दिख रहा था ये ट्रेजर है। आर्विन खुद प्राइज बनने को आगे आई, लेकिन वो किसी सोर्ड से 1000 गुना ज्यादा कीमती थी। डनहम ऑफ हाउस फ़ारेनहाइट आगे आया। ऑफिशियल आयरन लायन नाइट, ऑलमोस्ट ट्रिपल चेन, प्रैक्टिकली डबल चेन। उसकी सोर्ड मास्टर आर्टिजन की 17th ब्लेड थी। फेयर रखने के लिए वो भी अपनी ट्रेजर्ड वेपन दांव पर लगाने को तैयार हुआ। एड्रियन ने इस बार सीरियस होकर अपनी मेन वेपन उठाई। मास्टर की 100th और आखिरी क्रिएशन कुछ दिन पहले बनी थी। डनहम ने चेन्स एक्टिवेट की। वो प्रिंस के सोर्ड पाथ से अग्री नहीं करता, लेकिन मेहनत का सम्मान करता है, इसलिए पूरी ताकत से लड़ने का वादा करता है। एड्रियन को अब आदत हो चुकी थी लोगों के मोनाहार्ट को गलत रास्ता कहने की। उसे पता था कि जो रिस्पेक्ट मिल रही है वो असल में उसके साथ चलने वालों की मेहनत की है। उसने अडीलिया से कहा कि ध्यान से देखे, यही वो रास्ता है जिस पर दोनों चलेंगे। प्रिंस की ऑरा से प्रभावित होकर अडीलिया भी अनकॉन्शियसली उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर लेती है। बिना सवाल वो उसके लिए हर चीज करने को तैयार है।